हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगलाले और हम सब बात कर रहे हैं आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई पैकेज नहीं खरीदना है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है और ना ही किसी प्रकार की कोई फी देनी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि भैया आप लगकर पढ़ें, जमकर पढ़ें और धमाकेदार रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करें। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? मैं आकाश वांगलाले, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान की, जिसमें आज हम ये देखने वाले हैं कि मनुष्य में श्वसन कैसे होता है। मतलब ये कि किस प्रकार से जो है ऑक्सीजन अंदर आती है, वायु अंदर आती है, अंदर क्या खेला होता है और उसके बाद कैसे कुछ मात्रा में CO2 जो है वो बाहर चली जाती है और कैसे ये जो श्वसन होता है ये भोजन के पाचन में और ऊर्जा के बनाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो ये अपना आज का टारगेट है, अपन ये पढ़ने वाले हैं, बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही सिंपल है, एक एक टॉपिक को बढ़िया से कवर करेंगे, धमाका कर देंगे, गर्दा उड़ा देंगे। बात समझ में आ रही है? और इनके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सामान्यतः परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, तो इस पूरी क्लास को बड़े ध्यान से सुनिएगा। बॉटल में पानी लेकर बैठ जाइए, चिप्स कुरकुरे अपने आसपास रख लीजिए और अपनी कॉपी और कलम जो है वो भी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि स्टार्ट होने वाली एक ऐसी क्लास जहां से आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो कि टॉपिक भी बड़ा मजेदार है, जानदार है, शानदार है। बात समझ में आई? अब देखो बाबूजी, कहानी कुछ ऐसी है कि इसके पहले अपन लोगों ने पोषण पढ़ा था। अपन ने ये जाना था कि कैसे आहार नली में, जो कि लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, उसके अंदर जो है मनुष्य में पोषण होता है। हमने ये भी जाना था कि कैसे जो है बड़े बड़े जो कण होते हैं भोजन के, राइट, वो टूट कर छोटे छोटे आपके एमिनो एसिड में, यानी कि अमीनो अम्ल में, फैटी एसिड में और ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वो पदार्थ जो कि भोज्य पदार्थ है, राइट। पर हमें भी ऊर्जा चाहिए। अब आप बोलोगे सर ऊर्जा क्यों चाहिए? तो भैया एक बात बताओ, खेलने के लिए, कूदने के लिए, खाने के लिए, क्लासरूम में बैठ के मुंडी हिलाने के लिए अपने को ऊर्जा तो चाहिए ना। बात समझ में आ रही है? और ये ऊर्जा हमें कहां से मिलती है? कोशिका के से मिलती है। और इस कोशिका के अंदर क्या होता है उसको अपन समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। बात समझ में आई? तो देखो, आज की जो क्लास है उसमें मैं डायग्राम से स्टार्ट ही नहीं करूंगा। आज की जो क्लास है उसको मैं एक क्वेश्चन से शुरू करूंगा कि हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। बात समझ में आई? आज की जो क्लास है उसमें हम एक सवाल से आज की जो क्लास है उसको शुरू करने वाले हैं कि बाबूजी हमें जो है ऊर्जा कैसे मिलती है। बात समझ में आ गई? अंदर की बात करेंगे अपन। चलो, तो यहां पर लिखा हुआ है कि हमें ऊर्जा कैसे मिलती है। हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? क्या कहते हो? हमें ऊर्जा जो है वो कैसे मिलती है? अब आप बोलोगे सर क्या है इसमें टेंशन वाली बात, बड़ा ही आसान है, खाना खाइए, पचाइए, हल्के हो जाइए, ऊर्जा मिल गई, काम होते रहते हैं सारे। बात समझ में आई? तो भैया ये तो सबको पता है, अंदर की बात जो है वो किसको पता होती है? कक्षा 10वीं के जीव विज्ञान वाले पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को। क्लियर? तो हमें ऊर्जा कैसी मिलती है? तो इसके लिए बड़ी सिंपल सी कहानी है कि हमारे पास देखो, क्या किसी भी प्रकार की मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की जरूरत है? यदि आप बाइक या कार की बात करते हैं तो उसके लिए जो ईंधन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और ऊर्जा बाहर निकलती है। कुछ इसी तरीके से हमारे शरीर को भी चलाने के लिए ईंधन की जरूरत है। तो हमें कैसे ऊर्जा मिलती है? इसके लिए जो पहला है, एक ईंधन चाहिए। तो इसके लिए तो हमें क्या चाहिए भैया? ईंधन चाहिए। हमें ऊर्जा जो मिलती है उसके लिए हमें क्या चाहिए? ईंधन चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ईंधन जलाने के लिए, ध्यान से देखिएगा, ईंधन जलाने के लिए हमारे शरीर में भी ईंधन का ऑक्सीकरण ही होता है, पर यहां ईंधन के जलने के बाद ऊष्मा नहीं निकलती है, कुछ और ही खेल होता है, उसको अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पर आज की क्लास में सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको एक साथ में लेकर चलने वाला हूं, क्योंकि भैया बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ी ही शानदार चीजें हैं। तो हमें ऊर्जा कैसे मिलती है? तो उसके लिए अपने को ईंधन चाहिए और ईंधन जलाने के लिए क्या चाहिए होती है बताओ? ऑक्सीजन चाहिए होती है। अपन 6वीं 7वीं से पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन चाहिए। बात समझ में आ गई? ईंधन जलाने के लिए अपने को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अब आप बोलेंगे सर पाचन से हमने ईंधन तो ले लिया था। अब आप बोलेंगे सर पाचन से, हाँ बिल्कुल सही है, पाचन से, ध्यान से देखिएगा, पाचन से हमने क्या ले लिया था? ईंधन ले लिया था।
और ये ईंधन क्या था? तो भैया ये ईंधन था ग्लूकोज। याद करो, मनुष्य में जब अपन ने पाचन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है किसका? जो भी हम जैव अणु खाते हैं उसका, जो भी हम दाल चावल रोटी सब्जी दिमाग छोड़ के जो भी आप खाते हो उसका क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो होता क्या है, पाचन से हमने ईंधन ले लिया और इस ईंधन में क्या क्या आता है? तो बाबूजी इसमें क्या आता है आपका? ध्यान से देखिएगा, इसमें आता है ग्लूकोज। तो इसमें क्या आता है? एक तो ग्लूकोज आ गया और क्या आ गया? तो मुख्य ईंधन जो है हमारे लिए वो क्या है आपका? ग्लूकोज। मतलब अपने को जिंदगी की गड्डी आगे बढ़ाने के लिए किस चीज की जरूरत है? ग्लूकोज की जरूरत है। आपने कहा यस सर, बड़ी सिंपल सी कहानी। कुछ और चीजें भी होती हैं, वो भी देख लेते हैं। अमीनो अम्ल या आपके जो वसा अम्ल है वो चाहिए रहते हैं अपने को, ये मुख्य रूप से चाहिए रहते हैं। अब इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, पर वो सब अपन कक्षा 12वीं की जो जीव विज्ञान होगी उसमें बात करेंगे। बात समझ में आ गई? चलो, तो जिंदगी की गड्डी आगे बढ़ाने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा। आपने कहा यस सर, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। जिंदगी की गड्डी आगे बढ़ाने के लिए चाहिए हमें ऊर्जा। कोई भी प्रकार का काम करने के लिए चाहिए हमें ऊर्जा, और उस ऊर्जा के लिए हमें एक ईंधन की जरूरत होती है, जो कि हमने कहां से ले लिया था? तो भैया इसको अपन ने ले लिया था पाचन से। इस ईंधन को हमने कहां से लिया था? तो भैया पाचन से ले लिया था। आपने कहा ठीक है सर, अब इसको जलाओगे कैसे? इसको जलाने के लिए ये ईंधन है कहां पर? तो भैया ये ईंधन जो है वो कहां पर है? ये कोशिका में है, उत्तकों में है। ये ईंधन कहां पाया जाता है? बात समझ में आ रही है? पाचन से आपको जो भी ग्लूकोज मिला था, पाचन के बाद आपको जो भी ग्लूकोज मिला था, आपको जो भी अमीनो अम्ल या फिर वसा अम्ल मिला था, ये सब कहां चला जाता है? कोशिका के पास। तो ये कहां पर है? ध्यान से देखिएगा, तो ये है आपका कोशिका में। आपने कहा ठीक है सर। अब यार ये मत बोलना कि कोशिका क्या होती है। बात समझ में आ रही है? कक्षा 9वीं के जीव विज्ञान में अपन ने यही सूत्र पढ़ा है। कोशिका क्या होती है, उत्तक क्या होता है, अंग क्या होता है, अंग तंत्र क्या होता है और शरीर क्या होता है। राइट? तो पाचन से अपने को क्या मिला? सिंपल सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। पाचन से अपने को मिला ईंधन। क्या मिला? ईंधन मिला। ये जो ईंधन होता है इसके लिए अपन ने एक नाम और दिया। इसको अपन ने कहा कि ऐसे अणु हैं जो कि जीवों में पाए जाते हैं, इसलिए अपन ने इसको कहा जैव अणु। बात समझ में आ गई? तो पाचन से हमने क्या क्या ले लिया? हमने ईंधन ले लिया जिसको अपन जैव अणु कहते हैं। आपको जैव अणु दिमाग में मत रखना है, फिट मत रखो। ईंधन नहीं रखना है दिमाग में, मत रखो। आप सीधे सीधे याद रखो कि भोजन के पचने से अपने को कार्बोहाइड्रेट मिला था, प्रोटीन मिला था, विटामिन मिला था, वसा मिली थी और आपको मिला था ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, ये सब अपने को मिला था। और ये सब कहाँ है? ये कोशिका में पाया जाता है। आपने कहा सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहां पर पाया जाता है? तो ये कोशिका में पाया जाता है। पर क्या है, ये ऊर्जा ऐसे नहीं देगा। इसका अपना अलग एटीट्यूड है कि अपन जो है ऐसे झुकेगा नहीं, ऐसे अपन ऊर्जा देगा ही नहीं देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये ऐसे ऊर्जा देगा ही नहीं, कुछ भी हो जाए। आप इसको कितने भी पैसे दे दो, ये ऐसे ऊर्जा नहीं देने वाला है। बात बड़ी सिंपल सी है। आप इसको कितने भी पैसे दे दो, कितनी भी रिश्वत दे दो, टेबल के ऊपर से दे दो, टेबल के नीचे से दे दो, कछु भी कर लो इसके साथ, ये ऊर्जा नहीं देने वाला है। इसको चाहिए होता है इसका जोड़ीदार। बात समझ में आ रही है? तो इस ईंधन को जो है ऊर्जा देने के लिए, और ऊर्जा क्यों चाहिए? जीवन की गड्डी आगे बढ़ाने के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसको जो है ना ऊर्जा देने के लिए जरूरत होती है किसकी? ऑक्सीजन की। इसको भी जरूरत है ऑक्सीजन की, क्योंकि जब यही ईंधन किसके साथ मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, तब जाकर निकलती है ऊर्जा। बात समझ में आई? एक अभिक्रिया लिखते हैं जो कि आप पहले से जानते हो। बोलो यस सर। आप याद करो, अपन ने ग्लूकोज लिया था C12 C6H12O6। कौन ना पूरा निपटाते ही आज इसको अपन। C6H12O6 के साथ में आप याद करो, अपन लोगों ने ऑक्सीजन मिलाया था, तो अपने को क्या मिला था? CO2 मिला था, H2O मिला था, और यदि आपको याद होगा स्टूडेंट्स, तो आपको यदि याद होगा तो हमें मिली थी ऊर्जा। और जो ऊर्जा मिली थी वो किसके रूप में मिली थी? ATP के रूप में मिली थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में हमें जो है ऊर्जा मिली थी, जो कि इसकी पहले की कक्षाओं में अपन ने पूरा पढ़ लिया है। भैया किसी ने नहीं पढ़ा है उन क्लासेस के बारे में तो जाकर अच्छे से देख लो। मस्त वाली कहानी वहां पर मैंने आपको सुनाई है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट भी किया था कि हाँ सर ये कहानी समझ में आ गई। जिनको डाउट था उनके डाउट्स को हमने कमेंट बॉक्स में क्लियर कर लिया था। चलो
काम की बात पर आते हैं। ठीक है, देखो खेल क्या है, ध्यान से देखना, खेल ये है। ठीक, तो हमें ऊर्जा कैसे चाहिए, तो उसके लिए अपने को चाहिए ईंधन, यानी के लिए हमें चाहिए बहुत सारे जैव अणु। और इन जैव अणु में कौन सी चीजें आती हैं, तो भैया एक तो ग्लूकोज आता है, दूसरा अमीनो अम्ल आता है, और दूसरा वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड आता है। ये सब हमारे क्या है, ईंधन है। ये कहां पाए जाते हैं, कोशिका में। और कोशिका क्या होती है, तो जीवन की जो सबसे सूक्ष्म इकाई है, जो आधारभूत इकाई है, उसको अपन क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये सब पाया जाता है आपका कोशिका में। और ये जो है अपने आप ऊर्जा देने वाला नहीं है, और हमें चाहिए ऊर्जा। तो होता क्या है, ईंधन को अब जलने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। मैं कह रहा हूं यहां पर भैया, जलने का मतलब ये नहीं है कि ऊष्मा निकलेगी बहुत सारी, नहीं तो ऐसा होता कि आप खाते खाना और आपकी बॉडी में लग जाती आग। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं होता है। सिंपल सी ये कहानी है कि ईंधन को जलाने के लिए अब अपने को चाहिए ऑक्सीजन। बात समझ में आ गई? क्यों ऑक्सीजन चाहिए, ये सभी क्रिया से समझो। ये क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, तो भैया ये है आपके जैव अणु। ये क्या है, तो ये जैव अणु है। और ये क्या है, तो ये आपका ऑक्सीजन है, जिसके बिना ये जैव अणु कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा देगा ही नहीं। अब आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है, पाचन से हम लोगों ने जैव अणु तो ले लिया, तो जैव अणु यानी कि ईंधन अपन ने किधर से लिया, तो हमने ये ले लिया भैया कहां से, पाचन से। अब आप सोच रहे हो कि बस अब यदि ऑक्सीजन का जुगाड़ हो जाए, अब आप सोच रहे होगे पाचन से तो अपन ने जैव अणु ले लिया, अब आप कह रहे हो कि सर यदि ऑक्सीजन का जुगाड़ आप कर दो तो बाकी का जो काम है वो अपनी कोशिका तो कर ही लेगी। बिल्कुल सही बात है, यदि ऑक्सीजन का जुगाड़ हो जाए तो अपनी कोशिका जो है ईंधन और ऑक्सीजन से क्या बना लेगी भैया, ऊर्जा तो बना ही लेगी। ऊर्जा बनेगी तो अपन सब अपना काम कर सकते हैं। सिंपल सी ये कहानी है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। राइट, तो अब अपने को जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की। तो जिंदगी के लिए, राइट, जिंदगी के लिए अपने को जरूरत किसकी है, ऑक्सीजन की। बात समझ में आ रही है? तो अब हम ये जो ऑक्सीजन है इसको कहां से लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। इस ऑक्सीजन को हम लोग कहां से लेंगे, तो इस ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं श्वसन से। बात समझ में आ गई? इसीलिए पहले आपको पाचन पढ़ाया गया और उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, श्वसन की। क्लियर है कहानी? सिंपल ये है कहानी। तो अपने पास जैव अणु तो था, कहां था, कोशिका के अंदर था। अब कोशिका के अंदर जैव अणु है और उसको यदि आप अभिक्रिया करके ऊर्जा बनाना चाहते हो तो आपको जरूरत है किसकी, ऑक्सीजन की। तो अब आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, तो ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाना, सुनो बड़े ध्यान से, मस्त वाली कहानी है, ऑक्सीजन को वहां तक पहुंचाना। पर ऑक्सीजन ने जब अभिक्रिया की तो कार्बन डाइऑक्साइड निकला और जल निकला और ऊर्जा निकली। ऊर्जा को तो अपन ने उपयोग कर लिया। बात समझ में आ रही है? ऊर्जा को हम लोगों ने क्या कर लिया, उपयोग कर लिया। जल जो है वो भी अपने शरीर में इधर उधर अपना रास्ता बना लिया। बात समझ में आ रही है? वो भी कोशिकाओं ने उपयोग कर लिया। पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बहुत ज्यादा काम की है नहीं अपने लिए, तो उसको अपने को क्या करना पड़ेगा, शरीर से बाहर निकालना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? उसे क्या करना पड़ेगा, शरीर से हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यह हुआ कि ऑक्सीजन का लेना किसके साथ, जैव अणु के साथ मिलकर ऊर्जा का बनाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, इसमें जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं, श्वसन कहलाती हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब वायुमंडल से ऑक्सीजन लेना, अंदर जो खेल चल रहा है उसकी मैं बात कर चुका हूं। राइट, वायुमंडल से ऑक्सीजन का लेना, राइट, उस ऑक्सीजन को कहां पहुंचाना, जैव अणु के पास, कोशिका के अंदर पहुंचाना, उसकी अभिक्रिया करके ऊर्जा प्राप्त करना और निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से वायुमंडल में भेज देना। पूरी नहीं जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, इसके शरीर के अंदर भी और उपयोग है, उसको अपन पढ़ने वाले हैं। और निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से बाहर भेज देने की जो कुल मिलाकर प्रक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वो श्वसन ही होता है जिससे हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। सिर्फ पाचन से हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। बात समझ में आ रही है? पाचन से हमें मिलते हैं जैव अणु। पाचन से हमें क्या मिलते हैं बाबूजी, जैव अणु मिलते हैं। बात समझ में आ गई बेटा जी? सिंपल वाली ये कहानी है,
पाचन से हमें मिलते हैं जैव अणु। क्लियर? और पाचन से जो जैव अणु मिले हैं उनको जब तक आप श्वसन के माध्यम से ऑक्सीजन से नहीं मिलाओगे आपको ऊर्जा नहीं मिलने वाली। तो आज की जो क्लास है तो ये तो समझ में आ गया कि जिंदगी की गड्डी श्वसन से आगे बढ़ती है। बात समझ में आ रही है? तो आज की जो क्लास है उसमें हम ये देखेंगे कि कैसे ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे फेफड़े जो है अपना खेल खेलते हैं, कैसे वो ऑक्सीजन खून में मिलकर कोशिकाओं तक पहुंच पाती है, कैसे वहां पर जो है ये प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो बची हुई निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे उसको हम लोग वातावरण में भेज देते हैं। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है। शुरू करते हैं आज की क्लास। लिखो अपनी कॉपी में क्या श्वसन, क्या पढ़ने वाले हैं? श्वसन। ठीक है, अगले 40 से 50 मिनट, अगले 40 से 50 मिनट बिल्कुल भी नजरें मत हटाना। मैं एक एक चीज आपके दिमाग के अंदर सीधे फिट कर दूंगा। दिमाग छोड़ो, मैं सारा कॉन्सेप्ट जो है आपकी कोशिका के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एकदम फिट करने वाला हूं। बात समझ में आ गई? देखो, ये समझ लिया आपने। तो श्वसन क्या है? यदि आपसे पूछेगा कोई तो आप क्या बताओगे? आप बताओगे ये। बात समझ में आई? यही तो सस्पेंस था। श्वसन क्या है? तो भैया वे सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है। देखो, हुआ ऑक्सीजन से मिलने का जो काम है, ऑक्सीजन से मिलने की जो अभिक्रिया है उसको अपन क्या कहते हैं भाई? ऑक्सीकरण कहते हैं। भोज्य पदार्थ का या फिर आपके भोज्य पदार्थ या फिर आपकी जो जैव अणु है इसका क्या हुआ? ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण के बाद ये सारी अभिक्रिया हुई और हमें कौन सी चीज मिली? ऊर्जा मिली। किस रूप में? एटीपी में। इसको अपन पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, अब देखो यहां पर आ गए तो वे सभी जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेस भी है और इसमें केमिकल रिएक्शंस भी है। वे सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे हमारे शरीर की हर एक कोशिका जो है वो जिंदा रहती है। कोशिकाओं के जिंदा रहने से उत्तक जिंदा रहते हैं, उत्तकों से अंग जिंदा रहते हैं और अंग से अंग तंत्र जिंदा रहता है और उससे हमारा जो पूरा शरीर है वो जिंदा रहता है। बात समझ में आ रही है? तो सुनो ध्यान से। तो वे सभी जैव रासायनिक क्रियाएं जिसमें भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, राइट, और ऊर्जा मुक्त होती है, ऐसी प्रक्रियाओं को, ऐसी अभिक्रियाओं को, ऐसे रिएक्शंस को, ऐसे पूरे पार्ट को, ऐसे पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब बोलते हैं यदि हैं तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती होंगी। यस सर, बिल्कुल होती होंगी। सुनो, अब इसके अंदर क्या होता है? तो भैया एक तो आपका श्वसन तंत्र है। क्या है? तो एक तो है आपका श्वसन तंत्र, यह स्व और वह है। ठीक है, तो एक तो है आपका क्या? श्वसन तंत्र, जिसके मुख्य रूप से 3 भाग हैं। कौन से 3 भाग हैं? तो ऊपरी भाग है, निचला भाग है और आपका मांसपेशियां हैं। समझ लेते हैं इसको भी अपन। ये लो, ये देखो 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 देखो, मस्त वाली कहानी। ठीक है, इतना जो भाग आपको दिख रहा है ये ऊपरी भाग है, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये निचला भाग है, और यहां पर एक मांसपेशी भी है। ध्यान से देखिएगा, और यहां पर एक मांसपेशी भी है जिसको हम लोग बोलते हैं डायाफ्राम। क्या बोलते हैं? डायाफ्राम। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। तो ध्यान से देखिएगा, अब इस पूरे में ये 5 चीजें आपने यदि लगा डाली, बात समझ में आई? आज की क्लास में मानव में श्वसन में ये 5 चीजें आप लोगों को बड़े बढ़िया तरीके से क्लियर होनी चाहिए और बड़ा ही आसान है। अपन एक एक करके निपटाएंगे, बस बने रहो 40 से 50 मिनट मेरे साथ। भैया स्किप विस्किप कोई नहीं करेगा, नहीं तो फिर कॉन्सेप्ट हिल जाता है, फिर कमेंट बॉक्स में परेशान करते हो। परेशान नहीं करते हो, पूरा यदि देखोगे तो एक्चुअल डाउट आएगा। बात समझ में आ रही? बीच बीच से देखोगे तो कुछ भी डाउट आएगा। तो स्टूडेंट्स अपने को बीच बीच से नहीं देखना है, इस पूरी कहानी को पूरा पूरा देखना है। बात समझ में आई? शुरू करते हैं। देखो, तो ये तो आपकी क्या हो गई भैया? परिभाषा हो गई। अब इसमें सबसे जो जरूरी पार्ट है वो सभी है। इस तंत्र में जो भौतिक रूप से पाई जाने वाली चीजें हैं वो क्या है? श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में अपने पास ऊपरी श्वसन तंत्र है, निचला तंत्र है और है मांसपेशियां। क्या है ये सब? इसको समझने की अभी कोशिश करेंगे। चलो, और क्या है भैया? एक तो हीमोग्लोबिन नाम की चीज है। कौन है हीमोग्लोबिन? तो हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार की कार है, मालगाड़ी है। हीमोग्लोबिन क्या है? तो बना लेते हैं अपन। हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार की क्या है? ध्यान से देखिएगा, हीमोग्लोबिन जो है वो एक प्रकार की गाड़ी है।
बात समझ में आई? हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? तो ये एक प्रकार की गाड़ी है जो कि ऑक्सीजन को लेकर जाती है कहां तक? कोशिकाओं तक। हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को लेकर जाता है भैया कहां तक? कोशिकाओं तक, जहां पर ऑक्सीजन का क्या होता है? ईंधन के साथ अभिक्रिया होती है और ऊर्जा मुक्त होती है। यस सर, बोलो पक्का? ठीक, ये भी तो बनाएंगे अपन। ना। तो हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन जो है एक गाड़ी है जो ऑक्सीजन लेकर जाती है। ठीक है, चलो रे बना लो जब तक मैं ये कर रहा हूं। इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई? तो आज की जो क्लास है उसमें अपन क्या क्या देखने वाले हैं, चलो जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो एक तो हम लोगों ने ये देखा कि श्वसन तंत्र क्या होता है, उसके 3 भाग। बस अपनी कॉपी में नोट करते जाना, एक एक चीज को अपन बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के 3 भाग कौन से? ऊपरी, निचला, मांसपेशियां। दूसरा, हीमोग्लोबिन क्या है? तो ये ऑक्सीजन को निकालता है फेफड़े से, बात समझ में आ रही है, और लेकर जाता है शरीर की सभी कोशिकाओं के पास, जहां पर ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल, और साथ में मुक्त होती है बहुत सारी ऊर्जा। और क्या है भैया, हम ये भी देखेंगे कि सांस लेने और सांस छोड़ने के समय पर होता क्या है। बात समझ में आ रही है? हम ये भी देखेंगे कि जब हम सांस लेते हैं, रोक के रखाऊं, निपटूंगा तो नहीं, और जब सांस छोड़ देते हैं, बात समझ में आई? तो हम ये भी देखेंगे कि भैया सांस लेने में, ठीक है, आप बायोलॉजी पर ध्यान दो भैया, मेरी एक्टिंग पर मत जाओ। बात समझ में आ रही है? अपन बायोलॉजी करेंगे, है ना। तो हम ये देखेंगे कि सांस लेते टाइम और सांस छोड़ते टाइम क्या होता है पूरे शरीर के अंदर। ठीक है, और क्या देखेंगे, श्वसन के अंदर कौन सी प्रक्रियाएं हैं। श्वसन, ये जो पूरा तंत्र है, इसके अंदर कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो इसमें कुछ प्रक्रियाएं बाह्य होती हैं, कुछ परिवहन वाली होती हैं, कुछ आंतरिक होती हैं, और कुछ कैसी होती हैं? कोशिकीय होती हैं। और सब कुछ बड़ा ही आसान है। और साथ में हम ये भी देखेंगे, ये जो परिवहन लिखा हुआ है ना, इसमें आप बचपन से जानते हो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर कर देते हैं, पर शरीर के अंदर ये कैसे होता है उसको हम जानेंगे किसमें? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन नामक टॉपिक में। बात समझ में आ गई? मस्त वाली ये कहानी। अब देखो, मुख्य किरदार कौन है इस पूरी कहानी के? तो भैया फेफड़े हैं, और कौन है? आपका रक्त है। मुख्य किरदार कौन है? तो भैया फेफड़े हैं, और कौन सी चीज है? आपका जो है रक्त है। बात समझ में आ रही है? और इनमें से बहुत सारी चीजों को आप पहले से जानते हो। क्या क्या काम करेंगे, जल्दी से इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, कर लिया? पक्का? ठीक। तो अब आपके एक बात समझ में आ गई, अपने को ऑक्सीजन चाहिए जैव अणु के पाचन के लिए, जिससे अपने को मिलेगी ऊर्जा, और ये अपने को कोशिका तक पहुंचाना है। तो अपना टारगेट है भैया, अपने को ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचाना है, ऑक्सीजन कोशिका तक पहुंचाना है, और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आना है। बात समझ में आई? तो टारगेट क्या है, कहां लिखेंगे इसको? यहां लिखेंगे? नहीं, ठीक है, यहां कहीं जगह? बिल्कुल जगह है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो जो टारगेट है, टारगेट क्या है? टारगेट अपना क्या है, ध्यान से देखिएगा मस्त एकदम। ठीक है, टारगेट क्या है? ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना है, उत्तकों तक, कोशिका तक पहुंचाना है, तक, और कुछ CO2 जो है वहां से बाहर लाना है, पूरी नहीं आएगी, वहां से वातावरण में भेजना है। बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन को, और यहां पर अपन लिख देते हैं वातावरण। क्या लिख देते हैं? वातावरण से। ऑक्सीजन को वातावरण से कोशिका तक पहुंचाना है, और वहां से जो है कुछ मात्रा में CO2 जो है वो बाहर लाना है। ये अपना क्या है भैया? टारगेट है। बोलो यस सर, इसको अपनी कॉपी में आप नोट कर लो। हो गया? पक्का? चलो खेल शुरू करेंगे, पक्का ना? चलो इस खेल को शुरू करने के लिए एक काम करते हैं, हम चलते हैं यहां पर, ध्यान से देखना, हम चलते हैं यहां पर। एक बार में यदि आपको पूरा डायग्राम याद नहीं होगा, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, मैं पूरा का पूरा प्रैक्टिस करा के अगले 1 घंटे में, ठीक है, एक एक चीज दिमाग में फिट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, क्या यही मानव का ऊपर से दिखने वाला श्वसन तंत्र है? बोलो यस सर। ठीक है, अब होता क्या है, ध्यान से देखो, यहां से जो है वायु की एंट्री होती है,
यहां से जो है किसकी एंट्री होती है, तो भैया वायु की एंट्री होती है, जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है और CO2 है। यहां से जो है वायु की एंट्री होती है। हम जब सांस लेते हैं राइट, तो हमारे नासिका में वायु की एंट्री होती है, जिसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, आर्गन भी है और आपका CO2 भी है। बात समझ में आ रही है? इसमें जो बड़ा रोल है वो किसका है, नाइट्रोजन का है 79% के आसपास, ऑक्सीजन जो है वो 21% के आसपास है राइट, और ये दोनों जो है यार 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 ये दोनों ने मिलकर ही 100% कर लिया। इसको अपन 78 करते हैं, रुको जुगाड़ लगाते हैं कुछ, और ये 21% के आसपास, और ये दोनों जो हैं ये मिलकर लगभग 1% के आसपास बनाते हैं और उससे भी कम बनाते हैं। तो आप उसमें मत जाओ कि एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन क्या है, अब बस ये याद रखो कि जो वायु है वो अपने नाक के अंदर यहां से ऐसे अंदर जाती है। अब होता क्या है देखो, अब अपने को पढ़ना क्या क्या है, ध्यान से देखो। तो हम नासा द्वार क्या है, मुख गुहा क्या है, ग्रसनी क्या है, कंठ यानी कि गला क्या है, ठीक है, श्वास नली क्या है, उसके बाद श्वसनी क्या है, श्वसनिकाएं क्या है और कूपिका कोश क्या है, ये सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। बड़े ध्यान से जो है आप एक काम करो, सबसे पहले इसका ऊपर ऊपर का जो डायग्राम है उसको अपनी कॉपी में बना लो, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए भैया, तो आपका डायग्राम जो है वो बन गया होगा। 1 बाय 1 हम ये देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में जाकर मिलती कैसे। बात समझ में आई? अब देखो हुआ क्या, यहां से जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, CO2 ये सारी गैसें जो कि वायु में मौजूद होती हैं वो अपने ऐसे अंदर आ जाती है। यहां से कहां जाती है, तो ये जाती है आपकी, देखो यहां पर क्या है, ये नासा द्वार है जिसको अपन बकल कैविटी कहते हैं, यहां से अंदर चले गई। फिर ये कहां पर जाती है, मुख गुहा में। कहां जाती है, मुख गुहा में, और उसके जस्ट बाद ये जाती है आपकी ग्रसनी में। अब ये ग्रसनी क्या होती है, तो भैया ग्रसनी जो है ये होती है स्विच। जो ग्रसनी यहां पर आप लोगों को दिख रही है स्टूडेंट्स, ये क्या होती है, तो भैया ग्रसनी जो है वो क्या होती है, वो एक प्रकार की स्विच होती है। अब आप बोलेंगे सर स्विच क्यों होती है, देखो क्या है, यहां तक का जो रास्ता है, देखो ऊपर से नाक से आने वाला रास्ता, देखो इसको अपन ना थोड़ा सा ऐसे बनाते, देखो ऊपर से नाक से आने वाला रास्ता और मुंह से आने वाला रास्ता दोनों एक ही जगह पर मिल जाते हैं। अब नाक से जो है हवा अंदर आती है, मुंह से जो है वो भोजन अंदर जाता है। बात समझ में आ रही है? अब सोचो कि जो भोजन है उसको जाना है कहां पर, ये यहां पर अंदर खाद नली होते हुए कहां पर जाना है भैया, आपको पेट में जाना है। बात समझ में आ रही है? भोजन जो है उसको जाना है पेट में, और जो वायु है उसको जाना है फेफड़े में। भोजन जो है उसको जाना है कहां पर, पेट में, यानी कि अमाशय में। बात समझ में आ रही है? हमने यहां श्वास नली बनाई है, यहां पर खाद्य नली नहीं है। खाद्य नली आप याद करो, जब हम पाचन तंत्र वाला भाग देख रहे थे तो इसी जगह पर इसके जस्ट पीछे की तरफ क्या होती है, आपकी खाद्य नली होती है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी ये कहानी है कि आपका जो भोजन है उसको जाना है पेट में, अमाशय में, और जो वायु है, ऑक्सीजन है, उसको कहां पर जाना है भैया, फेफड़े के अंदर जाना है। अब यदि भोजन चला गया फेफड़े में, भोजन चला गया फेफड़े में और हवा चले गई पेट में, तो दिक्कत हो जाएगी यहां पर। बात समझ में आ रही है? तो इसमें ग्रसनी ये डिसाइड करती है कि आपका जो भोजन है वो अमाशय में ही जाए, पचा हुआ जो चबा हुआ भोजन है, छोटे छोटे कण में परिवर्तित हो चुका है, वो आपका अमाशय में ही जाए, और आपकी जो वायु है वो फेफड़े में ही जाए। बात समझ में आ रही है? भोजन जो है वो अमाशय में ही जाए और जो वायु है वो फेफड़े में ही जाए। तो ग्रसनी जो है वो स्विच का काम करती है। बात समझ में आ गई? इसके बाद है अपना कंठ, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वर यंत्र, यानी कि गला, यानी कि टेटुआ। बात समझ में आई? ये जो गला है, यहां पर कंपन के कारण निकलती है आवाज, जो कि अभी आप तक पहुंच रही होगी। बात समझ में आ रही है? यहां पर कंपन के कारण निकलती है आवाज, जो कि अभी आप लोगों तक पहुंच रही होगी। अब इसके बाद क्या होता है, देखो कंठ के बाद ये जो लंबी, आपको ध्यान से देखो, कंठ के बाद जो यहां से लेकर यहां तक ऐसे वलयकार यहां तक आपको जो चीज दिख रही है, उसको अपन बोलते हैं श्वास नली। क्या बोलते हैं? तो स्टूडेंट्स ये है अपनी श्वास नली। ध्यान से देखिएगा, नाक से जो है आपकी वायु अंदर चली गई, वायु का सामना सबसे पहले ग्रसनी से हुआ, जिसने उसको कहा कि सुन, तेरे को फेफड़े तरफ ही जाना है, तू अमाशय तरफ नहीं जा सकती, क्योंकि अमाशय तरफ कौन जाएगा भैया, जो चबा हुआ भोजन है वो जाएगा। तो ग्रसनी जो है वो एक प्रकार की स्विच है जो ये डिसाइड करती है कि भोजन किधर जाएगा और वायु किधर जाएगी। अब वायु ने कहा चल ठीक है, मैं फेफड़े की तरफ ही जा रही हूं, ठीक है, तो वायु का सामना होता है फिर कंठ से। कंठ के बाद कौन सी चीज होती है, तो भैया श्वास नली होती है। क्योंकि अपन 10वीं क्लास की जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं, इसलिए हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ेंगे।
पर मैं आप लोगों को इतना जरूर पढ़ाऊंगा कि कैसा भी डीप में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके सिलेबस से वो आप लोगों को बन जाएगा। बात समझ में आई? देखो अब जो है यहां तक आपको श्वास नली दिख रही होगी। अब क्या होता है, श्वास नली को अब एंटर होना होता है किसके अंदर भैया? फेफड़े के अंदर। फेफड़े जो है वो हल्के गुलाबी रंग के, बड़े लचीले और बड़े कोमल होते हैं। बात समझ में आ रही है? फेफड़े जो होते हैं वो हल्के गुलाबी रंग के, बड़े ही लचीले और कैसे होते हैं? कोमल होते हैं और पसलियों के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा जरूरी होती है। बात समझ में आ गई? होता क्या है, ध्यान से देखिएगा तो पीले कलर से आपको जो दिख रही होगी वो है आपकी श्वास नली। वो कौन सी चीज है? आपकी श्वास नली है। और ये श्वास नली फिर दो भाग में विभाजित हो जाती है क्योंकि हमारे पास दो फेफड़े हैं। क्योंकि हमारे पास दो फेफड़े हैं इसलिए ये दो भाग में विभाजित हो जाती है। तो कौन से दो भाग में विभाजित होती है उसको अपन बना देते हैं कौन से कलर से? तो उसको अपन बनाएंगे ये वाले कलर से। ध्यान से देखना। तो अब ये दो भाग में विभाजित हो गई। देखो एक इधर हो गई, एक इधर हो गई। इस वाले फेफड़े को अंदर तक दिखाया गया है, उधर वाले फेफड़े को ऊपर ऊपर से दिखाया गया है। ये जो आपके फेफड़े होते हैं इसको अपन कहते हैं फुफ्फुस। क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। यानी कि ये होते हैं आपके लंग्स। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? बेटा ये होते हैं आपके लंग्स। ध्यान से देखना, पीली वाली जो है वो श्वास नली है, दोनों तरफ जो विभाजित हो गई है वो अब श्वास नली नहीं है। उसका दो विभाजन के बाद अपन उसको श्वसनी कहते हैं। विभाजित होने के बाद हम उसको क्या कहते हैं भैया? श्वसनी कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या है? नासा द्वार है। उसके बाद क्या है? देखो ये नासा द्वार हो गया। उसका सामना किससे होता है? ग्रसनी से, जो कि एक प्रकार की क्या है? स्विच है, जो भोजन को भेजती है आमाशय में, वायु को भेजती है किस तरफ? श्वास नली की तरफ, जो कि बाद में कनेक्ट हो जाती है फेफड़े से। अब देखो यहां ग्रसनी के बाद कंठ है, यानी कि गला है, जहां से आवाज बाहर आती है। ये वही जगह होती है जहां पर कफ जम जाता है फिर हम बोल नहीं पाते हैं, और जब हम बोलते हैं तो फिर जो है हमें खांसी आने लगती है। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला जो भाग है येलो कलर से आपको जो दिख रहा होगा वो है आपकी श्वास नली। श्वास नली ऐसे नीचे गई। अब श्वास नली जब फेफड़े में जाने के लिए दो भाग में विभाजित हो जाती है तो उसके दोनों भागों को हम कहते हैं भैया श्वसनी। उसके जो दोनों भाग हैं इसको अपन क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। राइट। और ये जो श्वसनी होती है ये और जाकर जाकर छोटी छोटी शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। श्वसनी जो होती है उसके और भी पार्ट होते हैं, एक प्रकार की, दूसरे प्रकार की, तीसरे प्रकार की श्वसनी होती है अपनी। तो जो श्वसनी होती है वो यहां पर जाने के बाद और भागों में विभाजित हो जाती है फेफड़े के अंदर। तो जिन भागों में वो विभाजित होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? श्वसनिकाएं बोलते हैं, यानी कि श्वसनिका बोलते हैं। बात समझ में? तो यहां से अपन ने जो शुरू किया था कौन मिला अपने को? श्वास नली मिली, सीधी सीधी आई। जब वो विभाजित हो गई तो उसके जो दो मुख्य रूप थे उसको अपन ने क्या कहा? श्वसनी कहा। फिर श्वसनी जो है उसमें और शाखाएं आ जाती हैं, ब्रांचेस आ जाती हैं, और उसको अपन बोलते हैं श्वसनिका। और हर एक श्वसनिका के, बात समझ में आ रही है, हर एक श्वसनिका के लास्ट में, अंत में ऐसी गुब्बारे नुमा जो आकृति होती है, बात समझ में आ रही है, उनको हम बोलते हैं एल्वियोली, यानी कि आपकी कूपिकाएं। क्या बोलते हैं? कूपिकाएं। और यही वो चीज है, यही वो चीज है जो रक्त को, बात समझ में आ रही है, यही वो चीज है जो रक्त के अंदर के, आरबीसी के अंदर के हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन देती है और कहती है कि सुन तू ये ऑक्सीजन लेकर सभी कोशिकाओं के पास जा, उन कोशिकाओं के अंदर जो ग्लूकोज है उसके साथ अभिक्रिया कर और किस चीज का निर्माण कर? भैया ऊर्जा। ऊर्जा बना नहीं तो इंसान मर जाएगा। बात समझ में आई? क्लियर? तो ये जो कूपिकाएं होती हैं ये कहां होती हैं? देखो ये लास्ट में छोटी छोटी बनी होगी। अच्छा देखिए, ये देखो एकदम लास्ट में ऐसा गोला लगा होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। इस कूपिका के आसपास बहुत सारी रुधिर होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्तवाहिकाएं होती हैं। तो ये कूपिका क्या करती है? ऑक्सीजन को, ये कूपिका क्या करती है? ऑक्सीजन को किस में भेज देती है? हीमोग्लोबिन के ऊपर सवार कर देती है। बात समझ में आ रही है? वो हीमोग्लोबिन जो है वो रक्त के माध्यम से फिर कहां पर पहुंचता है? कोशिका में, जहां पर उसका क्या होता है? दहन होता है। किसके साथ में? ग्लूकोज के साथ में। और हमें एटीपी के रूप में मिल जाती है ऊर्जा। बात समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझने की कोशिश करेंगे, पर उसके लिए अपन एक बढ़िया वाला बनाएंगे डायग्राम। ठीक है? देखो मस्त ही वाला डायग्राम बनाने वाले हैं, एकदम ही गर्दा उड़ाने वाले हैं। बात समझ में आ रही है? चलो कहां से स्टार्ट करेंगे? नासा द्वार से। चलो कहां से? तो ऐसा है, मेरे साथ साथ देखिएगा, मस्त वाली कहानी है। ये हो गया भैया आपका नासा द्वार। ठीक है? अपन दोनों डायग्राम को ध्यान में रखते रहेंगे।
नासा द्वार के बाद एंट्री होती है किसकी? ग्रसनी की। अब मैं फ्लो चार्ट में बना रहा हूं इसलिए बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। ये हो गई आपकी ग्रसनी, उसके बाद ध्यान से देखिए भैया ये हो गया आपका कंठ। इस कंठ के बाद अपन थोड़ा और यदि आगे बढ़ते हैं राइट, तो ये जो चीज आपको मिल रही है ये है रुको 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 1 मिनट का समय दो बस, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा, पूरा का पूरा, थोड़ा भी नहीं, पूरा का पूरा खेल समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब देखो, अब देखो, अब देखो, फेफड़ा है ना, बनाता हूं फेफड़ा, ठीक है? ड्राइंग पर मत जाना बाबूजी, बड़ी सिंपल सी कहानी है, कोशिश करता हूं फेफड़ा बनाने की। फेफड़ा बनेगा, फेफड़ा बनेगा, फेफड़ा बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ठीक है, तो किसका फेफड़ा है? तो मुकेश का फेफड़ा है। बात समझ में आ रही है? चलो, तो ये अपन ने जो है 2 ऐसे फेफड़े बनाने की कोशिश की है, ध्यान से देखिएगा। एक थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने, एक थोड़ा छोटा बनाया। यहां दिल को भी जगह देनी रहती है अपने को, बाएं साइड पे अपने को दिल को भी जो है जगह देनी रहती है, इसलिए ये वाला जो फेफड़ा है वो थोड़ा सा कैसा होता है भैया? छोटा होता है। बात समझ में आ गई? चलो और आगे बढ़ते हैं। अब कौन से रंग से बनाए? इस रंग से बनाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसी हर तरफ जो है फैली रहती हैं आपकी क्या? श्वसनिकाएं। क्या फैली रहती है? तो एक ही साइड बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा। बोलो यस सर, दूसरी साइड बनाने की जरूरत अपने को, अच्छा बना देते हैं भाई। चलो ये लो, चलो दोनों साइड बना देते हैं, ठीक है? पूरा का पूरा खेल दिमाग के अंदर कर रहा हूं फिट, बड़े ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा, ठीक है जी? चलो मस्त वाली कहानी है। चलो देखो, और थोड़ा अपन छोटा बना देते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, ऐसा हर तरफ रहती है ढेर सारी। बात समझ में आ रही है? पहले इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन समझ लेते हैं। समझ लिया? अब ध्यान से देखो, इन सबके लास्ट में, इन सबके लास्ट में होता क्या है? इन सबके लास्ट में यहां पर ऐसे ऐसे ऐसे, ये समझाने के लिए है, सही आकार ऐसा नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, ये सब बनी होती है हमारी कोपिकाएं। क्या होती है ये? कोपिकाएं। अब ये जो कॉन्सेप्ट अपन ने यहां पर बनाया है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भैया इसमें है क्या क्या। तो ध्यान से देखिएगा, देखो ये है आपका नासा द्वार, ये क्या है? तो भैया ये है आपका नासा द्वार। बात समझ में आ गई? ये कौन सी चीज है? तो ये है आपका नासा द्वार, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। 1 मिनट, इसके पहले अपन ने डिस्कस कर लिया। देखो सब पढ़ाने वाला हूं इसमें, श्वसन तंत्र ये वो सब कुछ सुनाने वाला हूं, पूरी कहानी, ठीक है? किसमें क्या होता है ये भी अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया आपका क्या? नासा द्वार। यहां पर हो गई आपकी ग्रसनी। ये क्या हो गई? तो भैया ये हो गई आपकी ग्रसनी। तो ग्रसनी हो गया है, इसलिए ये हो गया आपकी ग्रसनी। और ये जो चीज है ये हो गया आपका कंठ, यानी कि गला, यानी कि टेटुआ। बात समझ में आ गई? और उसके जो नीचे चीज बनी हुई है वो है हमारी श्वास नली। तो ये जो है ये क्या है? तो बाबूजी ये है बेटा जी, ये है आपकी श्वास नली। बात समझ में आ गई? अब श्वास नली यहां पर जाकर देखो। अच्छा, ये जो फेफड़े इनके ऊपर पसलियां हैं, रिब्स हैं, वो भी आप जानते हो, राइट? अब ये जो श्वास नली है वो इस जगह पर जाकर 2 भाग में क्या हो गई? विभाजित हो गई। ये इस जगह पर जाकर 2 भाग में क्या हो गई? तो भैया विभाजित हो गई। बात समझ में आ रही है? तो ये यदि विभाजित हो गई तो देखो, विभाजित होने के बाद इसको अपन श्वसनी कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाजित होने के बाद ये जो चीज है इसको अपन क्या कहते हैं? तो इसको अपन कहते हैं श्वसनी। क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं श्वसनी। देखो यहां से गई ऑक्सीजन अंदर, यानी कि पूरी की पूरी वायु अंदर चली गई। ग्रसनी जो है वो एक प्रकार का क्या है? स्विच है। इसके बाद कौन मिला? उसको कंठ मिला। कंठ के बाद श्वास नली गई, जिसके अंदर से वायु अंदर जाती है, जिसमें भोजन नहीं होता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि खाना खाते समय में ठसका लग जाता है, बैड एक्टिंग, राइट? तो कभी कभी आपने देखा होगा कि भोजन करते समय जो है हमें ठसका लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हमारी जो श्वास नली होती है, राइट, उसमें भोजन के कण चले जाते हैं। फिर आपने देखा होगा कि वही कण यदि अंदर जाएंगे तो अपना तो काम खत्म, अपना तो काम खत्म हो गया। तो फिर वो जो है वो किसके थ्रू?
आपने देखा होगा नाक के थ्रू कई बार क्या होता है, नाक से भोजन के कण निकल जाते हैं, चावल निकल जाता है, ऐसा ठसका लगता है। तो बात समझ में आ रही है, सिंपल सी कहानी है, ध्यान से देखिएगा। तो ये हो गई भैया श्वास नली। श्वास नली अंदर जाकर दो भाग में विभाजित हो जाती है और उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। श्वास नली अंदर की तरफ जाकर दो भाग में विभाजित हो जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, श्वसनी बोलते हैं। और श्वसनी फिर अलग अलग और उसकी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, और उन शाखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन शाखाओं को हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं। श्वसनिका, रुको, श्वसनिका क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं। देखो अब दिख रही होगी आपको श्वसनिका, बात समझ में आ रही है। और इन श्वसनिकाओं के अंत में क्या लगे होती हैं, बहुत सारी ऐसी गुब्बारे नुमा, ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, बेसिकली ऐसा नहीं होता है, गुब्बारे नुमा आकृति लगी होती है, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं एल्वियोली, यानी कि कूपिकाएं। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कूपिकाएं बोलते हैं। और इनके आसपास जो है क्या होते हैं, बहुत सारी क्या होती हैं, आपकी रुधिर कोशिकाएं होती हैं, या फिर ये समझ लो कि इनके आसपास रक्त कोशिकाएं होती हैं। इनके आसपास क्या होती हैं, रक्त कोशिकाएं। तो उसको कैसे बनाऊं भैया, इनके आसपास जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा बनाया है, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो अपन फेफड़ा वेफड़ा बना डालते। बात समझ में आ रही है। तो ये जो लाल कलर की आपको दिख रही है, ऐसी ऐसी ऐसी, तो ये क्या है, आपकी रुधिर कोशिकाएं हैं, यानी कि ये हैं आपकी रक्त कोशिकाएं। तो ये क्या है, तो ये है आपकी रक्त कोशिकाएं। बस एक बार बनाने दो, फिर निपटाते हैं अपन। और इन रक्त कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। सुनो इस कहानी को ध्यान से, मस्त वाली बात है। तो इन रक्त कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ये जो कूपिकाएं हैं ये ऑक्सीजन निकालती हैं और किसको थोप देती हैं भैया, हीमोग्लोबिन के अंदर, किस, हीमोग्लोबिन को, ठीक है। तो इनके अंदर लिख देते हैं यहां पर, ये जो रक्त कोशिकाएं हैं लाल कलर की बनी हुई हैं, राइट। तो हम कहते हैं कि रक्त कोशिका के अंदर, देखो कितना आसान है, रक्त कोशिका के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, राइट, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, तो भैया रक्त कोशिका के अंदर आपका क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और वही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक, बात समझ में आ रही है, और यही हीमोग्लोबिन और यही हीमोग्लोबिन, ध्यान से देखिएगा, मस्त वाली कहानी है। यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पूरे शरीर में, पूरे शरीर की कोशिका तक पहुंचाता है। बात समझ में आई, कोशिका तक क्या करता है, तो भैया पहुंचाता है। और यही हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचाता है, जहां पर ये खेल होता है। बात समझ में आ रही है। यही हीमोग्लोबिन जो है वो कहां पहुंचाता है, देखो ऑक्सीजन की आपने अभिक्रिया कराई ना, तो जैव अणु के अंदर कहां होते हैं, देखो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। बहुत सारे आपके जैव अणु कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, बहुत सारे जैव अणु जिनके पाचन से हमें मिलती है क्या, ऊर्जा। तो इन जैव अणु को चाहिए होती है ऑक्सीजन, जो कि कौन लेकर आता है, हीमोग्लोबिन लेकर आता है। और वो हीमोग्लोबिन कहां से लेता है, तो कूपिकाओं से लेता है, जिनको हम लोग एल्वियोली बोलते हैं, राइट, जो कि एकदम अंतिम शोर में लगी होती है। बात समझ में आ गई। तो नासाद्वार, ग्रसनी एक स्विच है, कंठ के बाद आपकी श्वास नली है जिससे वायु ट्रेवल करती है। बात समझ में आ गई। वायु जब यहां पहुंचती है तो दो भाग में श्वास नली क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं भैया, श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी जो है वो अलग अलग शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। बात समझ में आ गई। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, श्वसनिका बोलते हैं, श्वसनिकाएं बोलते हैं। श्वसनिकाओं के अंत में ऐसे गुब्बारे नुमा, राइट, ये देखो आपको गुब्बारे जैसे दिख रही होगी ना, ऐसे कुरकुरे टाइप की। बात समझ में आई। तो श्वसनिका के लास्ट में आपको क्या मिली होती है, कूपिकाएं।
इन कूपिकाओं के आसपास क्या होती हैं? बहुत सारी रक्त कोशिकाएं होती हैं। कूपिकाएं क्या करती हैं? रक्त कोशिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको क्या दे देती हैं भैया? ऑक्सीजन दे देती हैं। और यदि वो रक्तवाहिकाएं अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही हैं, यदि वो रक्तवाहिकाएं अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आ रही हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ले लेती हैं। तो कूपिका जो है वो एक्सचेंज का काम करती है। किसका? ऑक्सीजन का और CO2 का। बात समझ में आ रही है? तो पूरा का पूरा जो खेल है वो कौन करता है बाबूजी? तो वो करता है बेटा जी आपकी कूपिका, यानी कि एल्वियोली। बात समझ में आई? तो कूपिका जो है वो क्या करती है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान ही से देखिएगा, पूरा ही निपटाएंगे अपन आज बढ़िया से। हमेशा के लिए दिमाग में आपके हो जाएगा क्लिक, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आपके समझ में आएगा उतने ज्यादा समय तक आपके दिमाग में फिट रहेगा। बात समझ में आ रही है? देखो तो ये कौन है? तो भैया ये है आपकी कूपिका। और उधर पे मैं क्या लिख रहा हूं? तो ये है हमारी रक्तवाहिनी। तो ये क्या है? तो ये रक्तवाहिनी है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये कौन सी चीज है? आपकी रक्तवाहिनी है। ये लास्ट वाला आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो रक्तवाहिनी है। बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी चीज है? आपकी रक्तवाहिनी। अब देखो कूपिका जो है रक्तवाहिनी को क्या करती है? रक्तवाहिनी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है, जो कि किसको लेकर जाता है? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है। बात समझ में आ रही है? तो हीमोग्लोबिन, राइट, तो ऑक्सीजन जो आपकी कोशिकाओं तक जा रहा है उसकी सवारी कौन है भैया? हीमोग्लोबिन। बात समझ में आई? जैसे आप सब लोग स्कूटी, कार, बाइक वाइक, ट्रक से कोचिंग पढ़ने आते हो, स्कूल जाते हो। बात समझ में आ रही है? कुछ इसी तरीके से हीमोग्लोबिन जो है सवारी है ऑक्सीजन की। इसको अपनी कॉपी में लिखो। हीमोग्लोबिन जो है वो सवारी है किसकी? ऑक्सीजन की। और हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को कोशिकाओं तक लेकर जाता है, जहां पर जो है क्या होता है? श्वसन की प्रक्रिया पूरी होती है और मिलती है हमें ऊर्जा। बात समझ में आई? तो कूपिकाएं जो है वो क्या देती हैं? ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन। और इनसे क्या लेती हैं? CO2। बात समझ में आई? तो फेफड़े के अंदर सबसे लास्ट में जो कूपिका होती है, देखो सबसे लास्ट में लगी ना गुब्बारे नुमा आकृति, राइट। तो सबसे लास्ट में जो गुब्बारे नुमा आकृति है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कूपिका बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? वो ऑक्सीजन देती है किसको? रक्तवाहिनी के अंदर वाले हीमोग्लोबिन को, और वहां से खींच लेती है CO2। और ये जो CO2 है, बात समझ में आई? फिर से ये यहां से ट्रेवल करते करते बाहर हो जाता है। तो एक रास्ते से ऑक्सीजन अंदर जाती है, दूसरे रास्ते से ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। अब जब कोरोना वायरस हुआ था, बात समझ में आई, तो उसने फेफड़े में संक्रमण किया था और वो संक्रमण बेसिकली इन्हीं कूपिकाओं में हुआ था। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी है। यदि आपका नॉलेज क्लियर है, आपकी यदि समझ बढ़िया है किसी टॉपिक को लेकर, तो आपको कोई भी चीज बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो जाएगी। तो ये जो कूपिकाएं हैं, एल्वियोलीज हैं, राइट, इन्हीं के आसपास कोरोना वायरस ने संक्रमण कर दिया था, जिसके कारण क्या हो रहा था? कूपिकाएं रक्तवाहिनी को ऑक्सीजन दे ही नहीं पा रही थी। अब जब ऑक्सीजन दे ही नहीं पा रही थी तो क्या हो रहा था कि वो जो वहां भोजन ने ग्लूकोज बना के रखा था ना, उसकी अभिक्रिया ही नहीं हो पा रही थी और हमें ऊर्जा नहीं मिल पा रही थी, जिससे हम हो जा रहे थे बीमार। इसलिए आपने सुना होगा कि फिर बाहर से ऑक्सीजन सप्लाई की जाती थी, ऑक्सीमीटर से, ऑक्सीजन के जो भी संयंत्र हैं उनसे। क्लियर है कहानी? मस्त है कहानी, सिंपल है कहानी। तो अंतिम छोर पर कौन मौजूद है भैया? कूपिकाएं, एल्वियोलीज। और ये कूपिकाएं ऑक्सीजन देती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं। इस प्रकार में जितनी चीजें होती हैं उसी को अपन लोग क्या कहते हैं भैया? श्वसन कहते हैं। बात समझ में आ गई? मस्त वाली बात। चलो क्लियर है? एक बढ़िया वाली जो है इसकी क्या हो जाए? स्क्रीनशॉट हो जाए। ठीक है, चलो बैठ गया। ठीक, अब आते हैं यहां पर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, सवाल ही नहीं पैदा होता। फेफड़ा बोले तो क्या? फुफ्फुस। श्वास नली क्लियर है, श्वसनी क्लियर है, श्वसनिकाएं क्लियर हैं, और श्वसनिकाओं के लास्ट में लगी होती हैं बहुत सारी कुरकुरे जैसी चीजें। देखो कुरकुरे जैसे दिख रहा है उधर, वो बात समझ में आ रही है? और उनको अपन क्या बोलते हैं? कूपिकाएं, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करती है? तो भैया यही जो है एक्सचेंज करती है। क्या करती है? एक्सचेंज करती है। बोलो यस सर। ठीक, अब देखो, ठीक है, यहां तक की कहानी समझ में आ गई? बोलो यस सर। बढ़ते हैं आगे। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि भैया श्वसन तंत्र होता है और क्या होता है? श्वसन प्रक्रियाएं होती हैं। तो अब एक काम करते हैं, हम जल्दी से जो है श्वसन तंत्र और श्वसन
आपकी जो प्रक्रियाएं हैं उसको देख लेते हैं, ठीक है। और ये बड़ा ही आसान है, अब पूरा कनेक्ट होगा आपको, देखो, क्योंकि आपको ये डायग्राम अब क्लियर हो चुका है। अब चलते हैं यहां पर। श्वसन तंत्र को हमने क्या किया हुआ है, 3 भाग में बांटा गया है। पहला जो है वो है ऊपरी श्वसन तंत्र। अब इसमें कौन कौन आता है तो ध्यान से देखिएगा, इसमें आती है हमारी नाक, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और कौन आती है भैया, ग्रसनी, वो स्विच जो भोजन और ऑक्सीजन को रास्ता दिखाता है कि भैया भोजन को हमारे साथ में जाना है और आपकी जो ऑक्सीजन है उसको फेफड़े तक ही जाना है, बात समझ में आई। और कौन है, स्वर यंत्र, जिसको अपन लोग कंठ भी बोलते हैं, गला भी बोलते हैं, जिसको हम लोग कंठ भी बोलते हैं, बात समझ में आ गई। मस्त वाली कहानी। तो ऊपरी श्वसन तंत्र क्लियर है, बोलो यस सर। इसके बाद आते हैं निम्न यानी कि निचले श्वसन तंत्र में। अब इसमें कौन कौन आता है तो भैया श्वास नली आती है। अच्छा, फेफड़े के अंदर ही श्वसनी, श्वसनिका, कुपिकाएं सब पाई जाती हैं, बात समझ में आ रही है। तो इसमें कौन कौन आता है ध्यान से देखो, तो इसमें जो है आपका ये पूरा भाग आता है फेफड़ा, ठीक है। और क्या आता है तो आपकी श्वास नली आती है। और क्या आती है तो भैया श्वसनी आती है। और क्या आती है तो श्वसनिका आती है। और श्वसनिका के अंत में लगी हुई है कुपिकाएं, जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजन भेजती हैं खून में और खून से ले लेती है कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई, मस्त वाली कहानी है ना, बोलो यस सर, ठीक है जी। चलो अब देखो, कुपिका क्या करती है, लगभग सोचो, कुपिका क्या करती है, ऑक्सीजन देती है किसको, ब्लड को, और लेती क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। बात समझ में आई। अब देखो, कुपिकाएं जो हैं हमारे शरीर में लगभग 30 मिलियन हैं। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 3 मिलियन में 30 लाख होते हैं, बात समझ में आ रही है। तो 3 मिलियन में 30 लाख होते हैं, तो 30 मिलियन में कितने होंगे, 300 लाख, मतलब लगभग 3 करोड़ के आसपास एल्वियोली हैं इस जगह में। सोच लो, 3 करोड़ के आसपास कुपिकाएं हैं हमारे फेफड़े के अंदर, दोनों फेफड़े मिलाकर, बात समझ में आई। अब सोचो कितनी सारी कुपिकाएं हैं और कितनी सारी ऑक्सीजन को ब्लड में भेजती होंगी और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड अपन निकाल लेते होंगे बाहर। तो देखने में हम कभी ऐसा विजुलाइज नहीं करते हैं, पर ये जो पूरा खेल चल रहा है ना श्वसन का, राइट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बड़ा डीप है, बात समझ में आई। तो अपने पूरे शरीर में अपना जो फेफड़ा है उसके अंदर लगभग इन सारी चीजों को कवर किसने किया है, श्वास नली, फेफड़ा, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका, इसको कवर किसने किया, भैया फेफड़े ने। और इसके अंदर पाई जाती हैं लगभग 30 मिलियन, मतलब कितनी, लगभग 3 करोड़ क्या पाई जाती है हमारे यहां कुपिकाएं। और इनका कुल क्षेत्रफल जो होता है वो 90 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है। अब सोच लो, 90 मीटर स्क्वायर के आसपास इनका कुल क्षेत्रफल होता है। यदि हम अपने फेफड़े के अंदर की सारी कुपिकाएं निकाल लें, एकदम पतली होती है, बहुत ही महीन होती है, बहुत ही सूक्ष्म होती है, और उसको यदि फैलाना शुरू करें तो कितना क्षेत्रफल, तो भैया लगभग, मैं कह रहा हूं लगभग, किसी का फेफड़ा छोटा किसी का बड़ा, ठीक है, तो 90 मीटर स्क्वायर होता है। तो ये क्या था, आपका श्वसन तंत्र था, जिसको अपन ने देख लिया, बात समझ में आई। अब प्रक्रियाओं पर आ जाते हैं। अब किस पर आ जाएंगे, प्रक्रियाओं पर। कितने प्रकार की, तो 4 प्रकार की प्रक्रियाएं जो हैं वो कितने प्रकार की होंगी, तो बाबूजी 4 प्रकार की। कौन सी ध्यान से देखिएगा, सब कुछ क्लियर है। एक होती है बाह्य प्रक्रिया, जिसको अपन कक्षा 10वीं के पहले तक जानते थे, जिसमें हम ये कहते थे कि वातावरण और फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। आपने कहा हाँ सर, जिसको आम आदमी भी जानता है कि वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं, एक्चुअली वायु लेते हैं, उसके अंदर की ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं। तो इसको अपन क्या कहते हैं, बाह्य श्वसन, जिसको हर आम आदमी जानता है। इसके बाद होता है परिवहन। क्या होता है, परिवहन। तो एक काम करो ना, इसको नोट तो करो, फिर अपन डिस्कस करते हैं, मजा ही आएगा, ठीक। कर लिया नोट? क्या पूरी कहानी आपके समझ में आ रही है? मेरे को कमेंट बॉक्स में पक्का पक्का बताइएगा, बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं आगे। अब देखो, बाह्य वाला अपन ने देख लिया, अब परिवहन पर आते हैं। बाह्य वाला जो श्वसन है वो सबको पता है कि भैया ऑक्सीजन आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है, अपन जिंदा रहते हैं, गड्डी आगे बढ़ते रहती है। अब परिवहन में क्या होता है, ध्यान से देखो। हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन है 97% हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। मतलब हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक अस्थायी क्या बना लेता है, यौगिक बना लेता है, जिसको अपन लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है? और उसको वो लेकर किधर पे जाता है, कोशिकाओं के अंदर, जहां पर जो है हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो टूट जाता है
और ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया कर ऊर्जा प्रदान करती है, जैसा कि अपन देख चुके हैं। तो 97% हीमोग्लोबिन द्वारा, 3% जो है वो किसके द्वारा भैया, प्लाज्मा के द्वारा। कुछ इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन होता है, और वो कैसे होता है ध्यान से देखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड 60 से 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है वो बाद में बाइकार्बोनेट बन जाती है, मतलब वो शरीर से बाहर नहीं आती, किसके थ्रू, श्वसन के समय। 20 से 30% जो है वो कौन लेकर आता है भैया, हीमोग्लोबिन। तो आप यदि ये सोचते हैं कि पूरी ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी फेफड़े से, तो ऐसा नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखो, सिर्फ 20 से 30% जो हीमोग्लोबिन है, 20 से 30% जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको हीमोग्लोबिन वापस लेकर आता है और कहता है भैया तू वातावरण में चले जा, अंदर रहेगी तो दिक्कत हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? और 5 से 10% जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वहन कौन करता है, तो वो प्लाज्मा करती है। और प्लाज्मा क्या है, तो इसके बाद हम वहन तंत्र पढ़ने वाले हैं, उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से जो है प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, कैपिलरीज जो है हमारे ब्लड के अंदर होती हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, और देखते हैं। बाय हो गया, परिवहन देख लिया, अब आते हैं आंतरिक पे। अब आंतरिक मतलब वही जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस कर रहे थे। बात समझ में आ रही है? आंतरिक मतलब वो स्टूडेंट जिसके बारे में फिलहाल में हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने ये जाना कि रक्त और शरीर के ऊतकों के मध्य, रक्त और शरीर के ऊतकों के मध्य गैसों का आदान प्रदान होता है। रक्त और शरीर के ऊतकों के मध्य, ऊतकों की जगह यदि अपन कोशिका लिखेंगे तो ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा, राइट? बात समझ में आ गई, तो अपन उसको कोशिका कर देते हैं और ज्यादा कंफ्यूजन आपको नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको अपन कोशिका कर देते हैं। ठीक है, चलो ये यहां पर कर दिया कोशिका मैंने। तो इतना नॉलेज आप गेन कर लीजिए इस पर्टिकुलर टॉपिक से या सभी टॉपिक से कि भैया कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए तो वो आप लोगों को बनना ही चाहिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, मस्त वाली कहानी है। तो रक्त एवं शरीर के कोशिका के मध्य जो गैसों का आदान प्रदान होता है, रक्त जो है वो क्या लेकर जाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है। कौन लेकर जाता है, तो भैया रक्त के अंदर का हीमोग्लोबिन लेकर जाता है। किसके पास पहुंचते हैं, कोशिका के पास। कोशिका के पास पहुंचकर ऑक्सीजन जो है वो कोशिका को दे देते हैं। कोशिका के अंदर का जो ग्लूकोज होता है वो खुद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड किस पे सवार होती है, हीमोग्लोबिन पे। पूरी नहीं, 20 से 30%। और वापस से वो किसके पास आती है, तो एल्वियोली, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कूपिका। और वो कूपिका जो है वो फिर किसको दे देती है, तो भैया आपका जो फेफड़े को दे देती है। फेफड़े से वो कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर आ जाती है। बात समझ में आ गई? चलो, कोशिका के अंदर कौन सा श्वसन होता है वो अपन लोग इसके पहले कई बार पढ़ चुके हैं। वायुवीय होता है। कैसा होता है, वायुवीय होता है। और दूसरा जो है अवायुवीय होता है। कोशिका के अंदर हमें जो है दो प्रकार के श्वसन देखने मिलते हैं। एक वो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जैसा कि उस रिएक्शन में हमने देखा था जो स्टार्टिंग में हमने लिखी थी। दूसरा वो जो अवायवीय होता है, जिसमें किण्वन होता है, यानी कि अल्कोहल का बनना होता है और आपके जो लैक्टिक अम्ल है उसका बनना होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों ही प्रकार के कोशिकीय श्वसन जो हैं मैं आप लोगों को बता चुका हूं इसके पहली वाली कक्षाओं में। नहीं देखा है तो जाकर देख लो। बात समझ में आ गई है ना? मस्त बात। चलो नोट कर लो। कर लिया, श्वसन तंत्र देख लिया, श्वसन की प्रक्रियाएं भी देख ली। चलो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो उस टाइम पर होता क्या है। सांस लिया, ऊपर आ गया डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है, तो एक प्रकार की मांसपेशी है जो फेफड़े वाले भाग को पेट वाले भाग से अलग करती है। बात समझ में आ रही है? तो क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं तो डायाफ्राम ऊपर आ गया, जब हमने छोड़ दिया तो रिलैक्स हो गए। बात समझ में आई? तो होता क्या है, सुनो। सांस लेने की प्रक्रिया के दौरान जो हमारी बॉडी है उसमें संकुचन होता है। क्या होता है भैया, संकुचन होता है। संकुचन होने के कारण जो आयतन है वो बढ़ जाता है और दाब कम हो जाता है। देखो, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस एक चीज आप याद रखो कि वायु जो होती है वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब में जाती है। कैसे? गुब्बारे के अंदर वायु कैसी होती है, उच्च दाब में होती है। अपन जब पिन लगाते हैं या जब पंचर होता है गाड़ी में तो उच्च दाब से वायु जो है वो निम्न दाब में जाती है। तो यदि आपको ऑक्सीजन अंदर लेनी है, बात समझ में आ रही है, तो अंदर का जो दाब है वो होना चाहिए कम और वातावरण का जो दाब है वो कैसा होना चाहिए, ज्यादा। ये थोड़ी और डीप वाली बात हो गई। ठीक है, तो देखो, तो क्या होता है जब हम सांस लेते हैं तो अंदर का दबाव कम हो जाता है और आयतन बढ़ जाता है।
तो वायु का यदि दाब कम हो जाएगा तो वातावरण से आसानी से ऑक्सीजन और वायु जो है वो हमारे फेफड़े के अंदर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? और जब ऐसा होता है तो गैस जो होती है वो शरीर के अंदर आ जाती है, और जब गैस शरीर के अंदर आ जाती है तो डायफ्राम कैसा हो जाता है भैया? चपटा। अब कौन सी गैस शरीर के अंदर आती है? देखिएगा, सिर्फ अकेली ऑक्सीजन नहीं आती है, ऑक्सीजन नहीं लेते हम लोग, वायु लेते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, ये सब लगभग में है, नहीं तो आप बोलोगे सर दोनों को जोड़ दिया तो 100 आ गया। बात समझ में आ रही है? सब कुछ कैसा है? लगभग में, क्योंकि दुनिया में सभी जगह पर जो गैसों का अनुपात है वो इसी तरीके से नहीं हो सकता। प्रदूषण ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, प्रदूषण कम है तो ये ज्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। तो गैस कौन सी आती है? नाइट्रोजन आती है, ऑक्सीजन आती है, CO2 आती है। बात समझ में आ गई। अब चलते हैं सांस छोड़ने के समय पर क्या होता है। देखो, शिथिलन होता है, मतलब हम रिलैक्स हो जाते हैं, संकुचन, शिथिलन। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी। इसीलिए जब आप अनुलोम विलोम करते हो, इसीलिए जब आप गुब्बारे फुलाते हो, बात समझ में आ रही है? इसीलिए जब छोटे बच्चे जोर से रोते हैं तो उससे जो फेफड़े हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसलिए गुब्बारे जरूर फुलाया करो। बात समझ में आई? बढ़ते हैं आगे। अब देखो, सांस छोड़ने से क्या होता है? प्रक्रिया में शिथिलन होता है, आयतन कम हो जाता है और दाब ज्यादा हो जाता है। अब अंदर यदि एयर का दाब ज्यादा होगा तो बाहर से, तो वो बाहर की तरफ क्या करेगी? एयर को भेज देगी। बात समझ में आ गई? मस्त वाली कहानी। अब देखो, हो गया। इसके बाद गैस जो है वो शरीर से कहां चली जाती है भैया? बाहर चली जाती है। सीधी सी कहानी है, सांस छोड़ोगे तो गैस बाहर जाएगी, और डायफ्राम फिर से अपना कैसा हो जाता है? सीधा हो जाता है। बात समझ में आई? कौन सी गैस बाहर जाती है? तो देखो, जितनी नाइट्रोजन आई थी उतनी तो पूरी चले गई। अब आप सोचते होगे ना कि सर कार्बन डाइऑक्साइड ही बाहर जाती है, तो ऐसा नहीं है। सुनो ध्यान से, ऑक्सीजन भी बाहर जाती है, पर ऑक्सीजन आई थी 21%, गई कितनी भैया? 17%। मतलब हम लोग ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। अब आपको लगता रहा होगा कि सर पूरी ऑक्सीजन खा लेते हैं अपन लोग तो, और पूरी कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल सी ये कहानी है कि जो 21% ऑक्सीजन अंदर आई थी उसमें से सिर्फ हम लोग 4% ऑक्सीजन उपयोग करते हैं, और बाकी की जो 17% ऑक्सीजन है वो बाहर चली जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी आई थी? 0.03%, जो कि वायु में मौजूद होती है, यही इसका अनुपात है। बात समझ में आई? और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी पूरी की पूरी 4% बाहर जाती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ऑक्सीजन ज्यादा आती है, कम बाहर जाती है, मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड कम बाहर आती है और ज्यादा बाहर जाती है, इसलिए हम कहते हैं कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है। पर अंदर की बात क्या है स्टूडेंट्स? वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अंदर आती है, और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों बाहर जाती है, क्योंकि वायु में जितनी भी ऑक्सीजन है हम उसको पूरा उपयोग नहीं कर सकते। बात समझ में? पर यदि किसी को सांस लेने में दिक्कत है, किसी को यदि अस्थमा है, कहीं पर यदि प्रदूषण ज्यादा है, या फिर यदि उसको कोरोना है, तो उस समय पर उसको जो ऑक्सीजन दी जाती है, जो वायु दी जाती है, उसमें प्योरली ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, ताकि वो आसानी से सांस ले सके। बात समझ में आई? मस्त वाली का, ठीक है, नोट कर लो। पक्का मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? ठीक, और आगे बढ़ेंगे अपन लोग। ठीक, अब भैया गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है? एकदम अंदर वाली बात। हालांकि इसको हम लोगों ने बढ़िया तरीके से डिस्कस कर लिया है, पर जो अंदर वाली बात है उसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहली बात, कूपिका जानते हो, एल्वियोली जानते हो, सबसे लास्ट में लगी होती है, जिनके आसपास बहुत सारी रक्त की कोशिकाएं होती है, ठीक है। ऑक्सीजन कूपिका के आसपास घने रक्त कोशिका के जाल से, सुनो ध्यान से, एक ही बार में क्लियर कहानी, ठीक है। ऑक्सीजन कूपिका के आसपास घने रक्त कोशिका के जाल से होकर रक्त में हीमोग्लोबिन से मिल जाती है, यानी कि हीमोग्लोबिन पे सवार हो जाती है और उसको बोलती है कि सुन, मेरे को तू पूरे शरीर में कोशिकाओं के पास लेकर जा, क्योंकि वहां पर ग्लूकोज और फैटी अम्ल मेरा इंतजार कर रहे हैं, और वहां पर मैं जाने के बाद उनसे अभिक्रिया करूंगी, कार्बन डाइऑक्साइड बनाऊंगी, जल बनाऊंगी, और बहुत सारी ऊर्जा मैं क्रिएट करूंगी। किसके रूप में? एटीपी के रूप में, राइट। अब देखो, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ में आई? जिसका निर्माण हो जाता है, जो ऊतकों एवं कोशिकाओं तक पहुंचता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं और ऊतक तक पहुंच गया, जहां भोज्य पदार्थ,
कौन से वो जो पाचन से अपने को मिले थे, कहानी समझ में आई। ग्लूकोज है, अमीनो अम्ल है और बहुत सारे वसीय अम्ल हैं। क्लियर? तो जहां पर भोज्य पदार्थ किसका इंतजार कर रहे होते हैं? इसी ऑक्सीजन का। सीधी सी कहानी है कि श्वसन का मतलब यह हो गया, अंदर की यदि हम बात में देखें तो भोज्य पदार्थ के साथ में ऑक्सीजन मिलती है और भैया एटीपी के रूप में ऊर्जा जो है वो बनती है। ध्यान से देखिएगा। अब जहां भोज्य पदार्थ किसका इंतजार कर रहे होते हैं? आपके ऑक्सीजन का। अब क्या होता है, देखो जहां पर यह अभिक्रिया होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं भैया? वायवीय श्वसन बोलते हैं। किसके अंदर यह होता है? तो यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसको अपन लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, सिंपल सी कहानी। चलो कोशिका द्रव में, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव भी होता है जहां पर भी अभिक्रिया होती है, पर वो स्टार्टिंग में होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें ये जो अभिक्रिया है ये अंत में होती है और ज्यादा ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली इस अभिक्रिया से निकलती है। इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसी को हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। बात समझ में आ गई? सेल यानी कि कोशिका। चलो अभिक्रिया हो गई, 50 बार अपन ने देख लिया, सब कुछ अपन ने रट लिया। 38 एटीपी की ऊर्जा यहां से निकलेगी, ऊर्जा निकल गई। अब देखो ऑक्सीजन भिजवा दिया था अपन ने हीमोग्लोबिन के हाथ से, अब कार्बन डाइऑक्साइड निकली। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है या तो ये कार्बोनेट बना लेगी, बच गई तो ये वापस से फिर आती है हीमोग्लोबिन के पास और बोलती है सुनना यार मैं शरीर के अंदर परेशान हो गई हूं, राइट, मुझे एक काम करो, वापस से जो है कूपिकाओं के पास लेकर जाओ, कूपिकाएं मुझे वापस से फेफड़ा होते हुए जो है श्वास नली होते हुए बाहर भेज देगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहां पर बनती है, इसका कुछ भाग, कितना, तो इसका कुछ भाग मतलब 20 से 30% जो होता है वो वापस से हीमोग्लोबिन के पास जाता है और वहां से वो कूपिका होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। बात समझ में आ गई? मस्त कहानी है ना, पक्का ना? चलो और आगे बढ़ते हैं। लिखा तो है अब कार्बन डाइऑक्साइड जो कि उत्पाद में प्राप्त है, राइट, उसके साथ क्या होता है? 10 से 20% हीमोग्लोबिन, 7% के आसपास प्लाज्मा और 70% के आसपास जो है बाइकार्बोनेट के रूप में ये क्या हो जाती है? परिवर्तित हो जाती है। क्लियर ये कहानी है, सिंपल ये कहानी है, शानदार ये कहानी है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपने और मैंने मिलकर इतना तो सीख लिया कि कोई सवाल यदि पूछा जाए तो वो अपन लोगों को बन जाएगा। क्या कहते हो? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है? चलो हो गया मस्त वाली बात, अभी रिवाइज भी करेंगे, ठीक है? अब देखो क्या ये खेल क्लियर है? बोलो यस सर, पक्का जी। चलो पूरी कहानी समझ में आ गई। एक एक जो भाग था इसका वो आप सीख चुके हो? बोलो यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। वायु के गमन का मार्ग, सबसे पहले कौन? नासा द्वार। सबसे पहले कौन? नासा द्वार, फिर कंठ यानी कि गला, फिर आपकी श्वास नली, ठीक है, वहां पर ग्रसनी भी है बीच में, फिर कौन मिला? फुफ्फुस। फुफ्फुस क्या होता है? तो भैया फेफड़ा, ऐसा इतना बड़ा है, ऐसा, ये लो खेल ही निपटा देंगे इसका अपन। ये हो गया फेफड़ा। इस फेफड़े के ऊपर कौन आती है? तो श्वास नली आती है। श्वास नली 2 भाग में विभाजित हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं? श्वसनी बोलते हैं। श्वसनी जो है, देखो 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 देखो, मस्ती वाली कहानी है, ध्यान से देखो। ये श्वास नली आई, पूरा आज जो है आप लोगों के दिमाग में फिट ही करूंगा मैं। श्वास नली आ गई, उसके ऊपर कौन है भैया? कंठ है। ये पूरा जो भाग है इसको अपन ने फेफड़ा कहा है, राइट। और ये क्या है जो इस तरीके से बनी हुई है वॉयलेट कलर से? ये कौन सी चीज है आपकी? तो श्वसनी हो गई। श्वसनी के अंदर क्या है? तो श्वसनी के अंदर है बहुत सारे, ध्यान से देखिएगा, बहुत सारी क्या है? श्वसनिकाएं हैं। ऐसी शाखाएं बनी रहती हैं, पेड़ की शाखाएं जैसी। बात समझ में आ रही है? और इन श्वसनिकाओं के अंत में कौन सी चीज लगी होती है? तो भैया वो लगी होती है आपकी क्या? कूपिकाएं लगी होती हैं। ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आ रहा होगा? बोलो यस सर। देखो बात समझ में आ गई, मस्त वाली कहानी। तो श्वास नली, श्वसनिका, श्वसनी, देखो लिख देते हैं ना, काहे घबराते हो, ठीक है? तो ये हो गई नली, श्वास नली हो गई। ये क्या हो गई भैया? श्वसनी। और ये वाले जो गुलाबी वाले हैं ये क्या हो गए आपके? श्वसनिका। बात समझ में आएगी? श्वसनिका, श्वसनिका नहीं, श्वसनिका, ओके, श्वसनिका। और ये कौन सी चीज हो गई? तो ये हो गई आपकी कूपिका यानी कि एल्वियोली। एक और क्लास करूंगा जिसमें मैं क्या करने वाला हूं कि भैया जितने भी आपके हिंदी शब्द हैं
ठीक है, उन सबको अपन इंग्लिश में क्या होता है वो भी देख लेंगे, जैसे कि फेफड़ा यानी कि फुफ्फुस यानी कि लंग्स होता है। क्लियर है कहानी? चलो ध्यान से देख लो, हो गया क्लियर? ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो और आगे बढ़ते हैं। सबका जो रोल है वो अपन लोग देख चुके हैं। अब आप पढ़ते जाओ, आपको सब समझ में आता जाएगा। नासा द्वार क्या है? तो भैया महीन वालों द्वारा निस्पंदन जिसमें धूल और अशुद्धियां हट जाती हैं। अब सुनो ध्यान से, नासा द्वार में बहुत सारे महीन बाल होते हैं, ऐसे अंदर की तरफ भी होते हैं, बाहर वाले तो अपने को दिख जाते हैं जब बड़े होते हैं, अंदर भी होते हैं ऐसा नाक में। ठीक है, महीन बालों द्वारा धूल और अशुद्धियां हट जाती हैं। अब क्या होता है, ध्यान से सुनना, जो लोग धूम्रपान करते हैं, धूम्रपान, ठीक है, सिगरेट बीड़ी पीते हैं, उनके कारण क्या होता है, गरम गरम धुआं अंदर जाता है, तो उससे क्या होता है, ये जो महीन बाल होते हैं ये जल जाते हैं। बात समझ में आ रही है? जब ये महीन बाल जो हैं जल जाएंगे, इनकी जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, तो इससे होगा क्या कि जो बाहर से आने वाली गैसें हैं उनमें जो भी अशुद्धियां हैं, धूल के कण हैं, उसका आपका फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पाएगा। बात समझ में आई? चलो और आगे बढ़ते हैं। इसलिए सिगरेट पीना, बीड़ी पीना अच्छी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलो, कंठ क्या है भैया? कंठ तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। बात समझ में आई? कंठ क्या है? तो कंठ में उपस्थित वलय होते हैं। आपने यदि ध्यान से देखा होगा तो कंठ में क्या होते हैं, तो कंठ में बहुत सारे उपस्थित ऐसे वलय होते हैं। ये वाला देखो, ये वाला वलय होता है। ठीक है, अब देखो, जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग में कोई भी प्रकार की परेशानी ना आए, आपत्ति ना हो, क्योंकि यदि वायु पहुंच गई आमाशय में, भोजन पहुंच गया फेफड़े में, तो खेला जो है वह खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? और कौन है कूपिका? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो गुब्बारा, वो कुरकुरा जिसके आसपास जो है रक्त की कोशिकाएं हैं, जो कि रक्त की कोशिकाओं से कहती है कि भैया ये रही ऑक्सीजन, तो इसको ले हीमोग्लोबिन के ऊपर सवार कर और इसको भेज बहुत सारी कोशिकाओं तक, जहां पर कोशिकाओं के अंदर का जो भोज्य पदार्थ है जैसे कि ग्लूकोज, इसका इंतजार कर रहा है। बात समझ में आई? और देखो, और फिर पता है क्या कहती है कि सुन, जब आएगा ना कोशिकाओं से, जब कोशिका के पास से जब आएगा ना, तो एक काम करना, सुनना, जब कोशिका के पास से आएगा ना, अभी तो ऑक्सीजन लेकर जा, जब तू कोशिका के पास से आएगा, कौन? हीमोग्लोबिन, तो यार कार्बन डाइऑक्साइड लेते आना। ज्यादा होगी शरीर के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी। अपन एक काम करेंगे, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां भेज देंगे? वातावरण में, फिर वो पौधों के पास जाएगा, फिर उनका भोजन बनेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये आपस में बड़ी ही कनेक्टेड है और मजेदार भी हैं। ठीक है, तो कूपिका जो है वो बड़ी हीरो है इस पूरे, क्या बोल सकते हो आप, कहानी की। ठीक, फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाती है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचनाओं में देख ही लिया है अब तो अपन ने, जो कि क्या करती हैं भैया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के लिए बहुत सारी सतह बनाती हैं। मैंने क्या कहा, सारी कोशिकाओं को फैला दिया जाए जमीन पे तो 90 मीटर स्क्वायर के आसपास जो है क्षेत्रफल बन जाएगा, जिनसे गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है, यानी कि आदान प्रदान होता है ना? मस्त बात है ना? इंटरेस्टिंग कहानी। पक्का जी, बढ़ेंगे आगे। चलो सुनो ध्यान से देखो, कूपिकाएं रुधिर वाहकों की वाहिका, क्या बोल रहा हूं, कूपिकाएं रुधिर वाहिका का रुधिर कूपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर की सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। आपको बढ़िया तरीके से कहानी अब क्लियर हो चुकी है। फुफ्फुस सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखते हैं, जिसमें ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मोचन के लिए पर्याप्त क्या मिल सके, समय मिल सके। आप सोचो किस प्रकार की अभिक्रियाएं हो रही है। ऑक्सीजन अंदर आई, हीमोग्लोबिन में मिली, कोशिका तक पहुंची, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसने कार्बोनेट बना लिया, बची हुई वापस से किसके पास आई, फेफड़े के पास, फेफड़े ने फिर उसको बाहर भेज दिया। अंदर की ये जो पूरी कहानी है इसको अपन लोग देख चुके हैं। बात समझ में आई? थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलो ये देखो, अब आप बोलोगे सर अब तो जो है ना पूरा रट गया, दिमाग के अंदर जो है वो पूरा का पूरा क्या हो गया बाबूजी, फिट हो गया। कैसे? देखो भैया, नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ और श्वास नली। ठीक है, आप यदि जानोगे तो ये ऊपरी हिस्सा है, आप यदि जानोगे तो ये कैसा है भैया, ऊपरी श्वसन तंत्र है। श्वास नली नहीं आएगी इसमें, ये यहां तक आएगा। तो ये कैसा है, तो ऊपरी तंत्र है। इसके बाद जो है ये पूरा जो है वो कैसा है, ये निचला तंत्र है। बोलो यस सर। और सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। बोलो यस सर। क्लियर? अब यदि इसको हम ये समझेंगे भैया ब्लड का शुद्धिकरण कैसे होता है, उसकी मुख्य चरण क्या है, तो वो भी अपन समझ सकते हैं। ये देखो कौन है आपका, फेफड़ा, फुफ्फुस, लंग्स। ठीक है, इसने क्या दिया,
क्या दिया क्या दिया क्या दिया? तो भैया इसने दिया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसको दिया? रेड ब्लड सेल। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? तो इसी के अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। आपने कहा हाँ सर, क्लिक हो गया। ठीक है, तो देखो इसने ऑक्सीजन दिया किसको? रेड ब्लड सेल को, जिसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जहां पर हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल पहुंचती है सभी अंगों तक, ऑर्गन तक, क्योंकि सभी अंगों के अंदर बहुत सारे उत्तक हैं और उनके अंदर बहुत सारी क्या है? कोशिकाएं हैं, जहां पर जाकर आपको जो है जो भोज्य पदार्थ था ग्लूकोज जैसा, उसके साथ क्या करना था? ऑक्सीकरण करना था, जिससे कि ऊर्जा मिल सके एटीपी के रूप में। पूरा दिमाग के अंदर हो गया है फिट। बात समझ में आई? तो और अंगों तक ये भेजता है आपका ऑक्सीजन। और अंगों से निकलने वाली, ध्यान से देखिएगा, फिर से ये रेड ब्लड सेल ही है, पर देखो इसमें ये जो दो ऐसे दिख रहे हैं ना आपको, ये ऑक्सीजन है, O2। ध्यान से देखो, ये जो चीज बनी है ये क्या है आपकी? O2 है। देखो ये बना भी हुआ है। तो आरबीसीज O2 लेकर जाती है। उसके बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है अभिक्रिया होने के बाद, कौन सी अभिक्रिया? तो भैया ये रही। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, इस कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 30% पार्ट लेकर वापस से जो आपकी आरबीसीज हैं वो कहां तक आती हैं? लंग्स तक। और लंग्स जो है वो उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं भैया? बाहर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? तो भाई बाहर कर देते हैं और वापस क्या लेने लगते हैं? देखो, तो ऑक्सीजन अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर। तो इन फेफड़ों के अंदर की जो पूरी कहानी थी उसको हम बढ़िया तरीके से देख चुके हैं। क्लियर है कहानी? सिंपल है कहानी। ठीक है, नोट कर लो। मस्त है, आसान है, शानदार है, राइट। और यदि कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो मिटाएंगे पक्का। ठीक, अब लो, ये भी वही चीज बनी हुई है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं। इसमें क्या कर दिया गया? अपन ने डायग्राम जो है उसको उल्टा कर दिया। ध्यान से देखो, इसके अंदर क्या है? रेड ब्लड सेल के अंदर कौन सी चीज है? तो भैया हीमोग्लोबिन है, जो लेकर जाता है ऑक्सीजन को कहां तक? सभी ऑर्गन तक, सभी अंगों तक, जिसके अंदर क्या पाई जाती हैं? कोशिकाएं। तो इस पूरे को भी आप ध्यान से देख लो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक, पक्का। चलो और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं। क्या आपको क्लास में मजा आ रहा है? उससे भी ज्यादा जरूरी, क्या आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? यदि ऐसा है तो प्लीज मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं आ रहा है तो फिर तो पक्का ही बताइएगा। हम कोशिश करेंगे और ज्यादा इफेक्टिव वीडियो बनाने की, जिससे क्या होगा कि आपके दिमाग के अंदर सब कुछ एक बार देखकर, एक बार सुनकर जो है बढ़िया तरीके से हो जाए क्लिक। बात समझ में आई? तो पूरी कहानी क्या थी, जल्दी से 1-2 मिनट का रिवीजन ले लेते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे, जो कि अभी एंट्री मार रहे होंगे। इनको समझ में आ जाता है कि अरे अभी तो सर का वीडियो चलेगा 1 घंटे, लास्ट में जाकर देख लेंगे, क्योंकि रिवीजन तो करवाते ही हैं सर। पर बेटा उससे आपका नुकसान है, आप स्टार्टिंग से देखा करो। बात समझ में आई? क्या देखा? ध्यान से देखो। ऐसी बात है कि हमें चाहिए भैया ऊर्जा, हमें चाहिए एनर्जी। तो पाचन तंत्र से हमने क्या ले लिया? पाचन तंत्र से हमने ले लिया ईंधन, यानी कि जैव अणु। कौन से? ग्लूकोज, अम्यूनो एसिड और वसा अम्ल जैसी चीजें। पर क्या होगा कि जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक अभिक्रिया नहीं होगी, और जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी अभिक्रिया नहीं होगी, और जब तक अभिक्रिया नहीं होगी अपने को ऊर्जा मिलने वाली नहीं है। तो श्वसन वो प्रक्रिया है जिससे हम ऑक्सीजन को अंदर भेजते हैं, उसको बोलते हैं कि तू अंदर जा, खाद्य पदार्थ के साथ में ऑक्सीकरण कर, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकाल देते हैं। बात समझ में आई? तो इसीलिए हमने पहले पाचन पढ़ा और अब हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं भैया? श्वसन। पहले जो है हमने पाचन पढ़ा और अब हम कौन सी चीज पढ़ रहे हैं? तो अब हम पढ़ रहे हैं श्वसन। बात समझ में आई? है ना इंटरेस्टिंग? चलो, अब श्वसन तंत्र की जब आप बात करेंगे तो सबसे पहले एंट्री होती है उसकी परिभाषा की, जो कि एकदम आपको क्लियर है। हम देखेंगे कि ये जो हमारा श्वसन तंत्र होता है तो इसमें मुख्य रूप से हमारा जो फेफड़ा है वो इन्वॉल्व रहता है। वो 3 प्रकार का होता है। कौन सा? ऊपरी। और ऊपरी में कौन कौन आता है? ध्यान से देखो, ऊपरी में नासाद्वार, ग्रसनी, कंठ, ये 3 चीजें आती हैं और ये निम्न में आ जाते हैं, जिसमें श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका कोश और रुधिर वाहिकाएं, ये सब किसके अंदर होती हैं भैया? फेफड़े के अंदर होती है। बात समझ में आ गई? और आगे बढ़ते हैं। इधर पे देखो, श्वसन तंत्र ऊपरी हो गया, निचला हो गया, और क्या बचा? मांसपेशियां। तो मांसपेशी कौन सी है? तो डायाफ्राम है, जो ऊपरी वक्ष वाले पार्ट को, जो उदर वाला भाग है
वक्ष गुहा को उदर गुहा से क्या करती है, अलग कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? चलिए और क्या है, हम ये देखेंगे कि भैया सांस लेने और छोड़ने के समय पर हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, साथ में हम जानेंगे श्वसन प्रक्रिया जो है वो कितने प्रकार की होती है, बाह्य, परिवहन, आंतरिक और कोशिकीय। क्लियर? और हम ये जानेंगे कि भैया जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसका परिवहन किस प्रकार से होता है, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो ये है ऑक्सीजन से कोशिका तक, ऑक्सीजन को वातावरण से कोशिका तक और कुछ अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिका से निकालकर वातावरण में भेजना है। तो वातावरण से ऑक्सीजन लेना है, कार्बन डाइऑक्साइड टाटा बाय बाय। समझ में आया? और देखो और बढ़ते हैं आगे। ठीक, ध्यान से एक बार देख लो, सबसे पहले एंट्री होती है नासा द्वार की। आपने ऐसा फेफड़ा देखा ही नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? ये एक फ्लो चार्ट के रूप में है जो मैंने कोशिश की कि भैया आपको बढ़िया तरीके से क्या हो जाए, कनेक्ट हो जाए। तो नासा द्वार से जो है क्या अंदर आई, तो बाबूजी वायु अंदर आई। वायु पहुंची ग्रसनी के पास, जो ये डिसाइड करेगा कि ऑक्सीजन जाएगी फेफड़े में और भोजन जाएगा आपका अम्लाशय में। बात समझ में आ रही है? उसके नीचे होगा आपका कंठ, कंठ के नीचे जो है आपकी श्वास नली होगी। श्वास नली जब दो भाग में विभाजित हो जाएगी तो प्रत्येक भाग को अपन लोग श्वसनी बोलेंगे। बोलो यस सर। श्वसनी जो है फिर शाखाओं में विभाजित हो जाएगी, छोटी छोटी शाखाएं, तो उसको हम बोलेंगे श्वसनिका। क्लियर? श्वसनिका जो है उनके अंत में गुब्बारे नुमा आकृति होगी, जिसको हम लोग बोलेंगे कूपिकाएं। बोलो यस सर, सिंपल है। ठीक है, अब कूपिकाएं जो है वो क्या काम करेंगी, तो इसके आसपास रक्त की बहुत सारी कोशिकाएं हैं। कूपिकाएं जो ऑक्सीजन देगी किसको, हीमोग्लोबिन को, जो कि रक्त कोशिका में, और उस बोलेगी जा कोशिका तक। कोशिका में जाकर क्या होगा, श्वसन होगा, क्रिया होगी, ऊर्जा बनेगी, निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, उसको बोलेगी सुन, जब आएगा वहां से तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते आना। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन फिर वहां से जो है 20 से 30% कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, और क्या होता है, उसको फिर ये वापस ले लेती है, फिर भेजती है किसमें, तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर जाती है उसी रास्ते से ऑक्सीजन जो है कूपिकाओं के माध्यम से बाहर आ जाती है। ऑक्सीजन नहीं, सॉरी मिस्टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो जिस रास्ते से ऑक्सीजन अंदर जाती है स्टूडेंट्स, उसी रास्ते से आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर आ जाती है। बोलो यस सर। ठीक, चलो और आगे बढ़ेंगे। फिर हमने देख लिया कि भैया श्वसन तंत्र के कौन से भाग हैं, तो ऊपरी है, निम्न है, मांसपेशियां हैं, पढ़ चुके हैं। कूपिकाएं क्या होती हैं, तो हमारे शरीर में लगभग 3 करोड़ कूपिकाएं होती हैं, जिनके कुल क्षेत्रफल को यदि हम देखेंगे तो 90 मीटर स्क्वायर के आसपास होता है, 100 मीटर तक भी हो सकता है। ठीक है, चलो श्वसन की प्रक्रियाएं कौन सी, तो जिसको आम आदमी जानता है वो बाह्य है, वातावरण और फेफड़ों के बीच में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन। अंदर वाली बात यह है कि ऑक्सीजन 97% हीमोग्लोबिन द्वारा फ्लो होती है और 3% जो है वो प्लाज्मा द्वारा। कुछ इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का वहन भी हमने देखा। आंतरिक क्या होती है, तो रक्त और शरीर के कोशिका के मध्य गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो आपकी क्या होती है, आंतरिक क्या चीज, आपकी प्रक्रिया होती है। अब देखो इसके बाद क्या है, आपकी कोशिकीय प्रक्रिया है। तो कोशिकीय क्या होती है, कोशिकीय प्रक्रिया में वायवीय हो गया ऑक्सीजन की उपस्थिति में, अवायवीय हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो यदि आपने इसको नोट नहीं किया तो एक बार इसको फिर से नोट कर लो, बढ़ रहे हैं आगे। हो गया भैया नोट, सिंपल सी ये कहानी थी जो कि सब लोगों के समझ में आ चुकी होगी, राइट। और बढ़ते हैं आगे। हमने क्या क्या देखा है, तो ध्यान से देखो। हमने ये देखा कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो कौन सा खेल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भैया ऑक्सीजन जाती अंदर है 21%, आती जो है 17%। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम अंदर जाती है और आती ज्यादा है, इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर आ रही है। और अंदर जो खेल हुआ है, राइट, फेफड़े और बाकी चीजों के बीच में, वो भी यहां पर दिया गया है। तो इस तरीके से आप सारे कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ सकते हैं, सब आपस में कनेक्टेड हैं। क्लियर है कहानी। इसके बाद की जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, भैया वहन के बारे में, कि पूरे शरीर में जो रक्त होता है वो किस तरीके से फ्लो करता है। ठीक है, चलो तो वो आपको कहां पर मिलेगा, तो वो मिलेगा आपको आपके फेवरेट चैनल पे, जिसका नाम क्या है भैया, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, राइट। चलिए इस डायग्राम में मुझे अब नहीं लगता कोई परेशानी वाली बात है, बोलिएगा यस सर यदि समझ में आया है। तो नहीं आया है तो प्लीज हमें बताइएगा। हमारा सिर्फ ये नहीं है, मतलब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी का सिर्फ ये नहीं है कि हम एक वीडियो बना दें और आगे बढ़ जाएं। हम चाहते हैं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से कनेक्ट हो, और ना सिर्फ आपका रिजल्ट अच्छा हो बल्कि आप अपने अपने स्कूल में, अपने बोर्ड में, अपने स्टेट में और देश में टॉप करें। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इस तरीके से ये डायग्राम आपको क्लियर है।
ये डायग्राम भी आपको क्लियर है। और अगला वीडियो मिलेगा आपको कहां पर, तो एक तरीका तो यह है कि प्लेलिस्ट देख लो, दूसरा तरीका यह है कि आप चले जाओ गूगल पे या फिर आप जो है प्ले स्टोर पे, और वहां पर जाने के बाद आप सर्च करो नॉलेज का खजाना, फ्री एजुकेशन का, क्वालिटी फ्री एजुकेशन का, फ्री क्वालिटी एजुकेशन का, क्वालिटी फ्री नहीं, फ्री क्वालिटी एजुकेशन का खजाना, यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स। बात समझ में आ रही है? जहां पर आपको मिलेगा सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट के साथ में। कैसे? देखो, इंग्लिश मीडियम वाले यदि आप हैं तो नर्सरी से लेकर 12वीं तक, साथ में आपको CUET मिलेगा। साथ में आपको यदि आप हिंदी मीडियम वाले हैं तो कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, JEE, नीट, सब कुछ अवेलेबल है। राइट? अब देखो, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हो, राइट? अब देखो भैया, ये सारी कक्षाएं यहां पर अवेलेबल हैं। अब आप हैं कक्षा 10वीं में। अब यदि आप कक्षा 10वीं में हैं तो ऑब्वियसली आपके सामने ये सारे विषय होंगे। इसमें हिंदी भी होगा, आपका सामाजिक विज्ञान भी होगा, वो सब नीचे छुपा हुआ होगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? साइड पे जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और देखो, आपको जो भी विषय पढ़ना है आप उसके ऊपर जाकर क्या कर दें, तो भैया सीधी सी कहानी है कि आप उसके ऊपर जाकर क्लिक कर दें। आपने किसी पर भी क्लिक कर दिया, फिजिक्स पढ़नी है तो यहां क्लिक कर दो, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, सबके लिए आपको जो भी विषय पढ़ना है आप क्लिक कर दो। मान लेते हैं आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, जरूर पढ़िएगा। सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर किया गया है और सारे डाउट्स को क्लियर किया गया है सभी विषय में, सभी अध्यायों के लिए। बात समझ में आई? तो मान लेते हैं कि आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपने किया क्लिक। कहां क्लिक किया? तो यहां पर फुल कोर्स में। यह आ गया फुल कोर्स। अब फुल कोर्स बेसिकली है क्या, इसको ध्यान से सुनो। आप लोगों को यह लगता है कि हम सिर्फ एक टॉपिक वाइज वीडियो बना देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हर एक चैप्टर के लिए पूरा का पूरा टॉपिक वाइज, जैसा अभी अपन बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन आज हमने पढ़ा, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा तो पूरा वन शॉट रिवीजन, यानी कि पूरे चैप्टर का एक कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। फिर आपको मिलेगी एनसीईआरटी के अंदर के क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। फिर आपको मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर आपको क्या मिलेंगे भैया? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको आप लोग बहुविकल्पीय MCQ कहते हो। और क्या मिलेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। और क्या मिलेंगे? सैंपल पेपर्स। और क्या मिलेंगे? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नहीं होते हैं, वो अलग क्वेश्चंस होते हैं। राइट? और मिलेंगे आपको केस स्टडी क्वेश्चंस रामू श्यामू वाले, और मिलेंगे आपको वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस सीता गीता वाले। बात समझ में आ रही है? ये सब कुछ आपको मिलेगा आपके अपने चैनल पे, जिसका नाम क्या है भैया? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। अब मान लेते हैं कि आप कक्षा 10वीं में आए, आपने रसायन विज्ञान पढ़ना शुरू किया, तो कैसे करोगे? एक बार सिलेबस तो देख लो। आपने किया क्लिक, आपने कहा सर एकदम स्टार्टिंग से पढ़ने वाले, आपने किया क्लिक, वीडियो हो गया चालू। आप यदि पहला अध्याय पढ़ना चाहते हो तो नीचे क्लिक कर दो, दूसरा है तो तीसरा, दूसरा है तो फिर उसके नीचे क्लिक कर दो। हर अध्याय के अंदर बहुत सारे लेक्चर्स हैं, आपको सिर्फ करना है एक छोटा सा क्लिक। बात समझ में आ गई? किया क्लिक, वीडियो जो है वो चालू हो गई। तो इस तरीके से आप मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जो कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मिलता है सभी विषय के लिए, सभी अध्यायों के लिए, सभी बोर्ड के लिए, सभी टॉपिक्स के लिए, सभी चैप्टर्स के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट। बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अगली जो क्लास होगी उसमें हम ये देखेंगे कि भैया दिल कैसे धड़कता है। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली होगी वो क्लास, उसको जरूर देखिएगा। और यदि आज की क्लास में कोई डाउट होगा तो प्लीज आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर पूछ लीजिएगा। बात समझ में आ रही है? मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ाई करो, तगड़ी पढ़ाई करो, दमदार पढ़ाई करो, जितने डाउट्स आते हैं बढ़िया से उसको पूछो, और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।